हेलो एवरीवन। बायोमोलिक्यूल की ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले की 2 वीडियो में हमने बायोमोलिक्यूल का इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा देखा था। उसके अलावा हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़े, फिर माइक्रो और मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा। तो अब सारे बायोमोलिक्यूल खत्म हो चुके हैं। एक अलग से टॉपिक है जिसका नाम है एंजाइम, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ये एंजाइम कोई अलग बायोमोलिक्यूल नहीं है, बल्कि ये एंजाइम प्रोटीन ही है, मतलब मैक्रो बायोमोलिक्यूल है। एनसीईआरटी की पहली ही लाइन लिखी है, देखो, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो एनसीईआरटी ने लगभग क्यों लिखा? क्योंकि सिर्फ एक एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं होता, वो न्यूक्लिक एसिड होता है। और वो कौन एंजाइम है? देखो आगे लिखा है, कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, इन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं। तो जो राइबोजाइम्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ वही क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। बाकी सारे एंजाइम कैसे होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सिर्फ कौन नहीं है? सिर्फ राइबोजाइम प्रोटीन नहीं है। और राइबोजाइम क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। और स्पेशली कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है? आरएनए होता है। आरएनए भी हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, 3 टाइप के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो ये राइबोजाइम 23SR होता है। बाकी सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी भी एंजाइम की रेखीय चित्र द्वारा चित्रित कर सकते हैं। अब किसी भी एंजाइम को एक रेखीय चित्र द्वारा, एक रेखा के द्वारा उसका डायग्राम बना सकते हैं। एक एंजाइम में भी एक एंजाइम में भी प्रोटीन की तरह प्राथमिक संरचना मिलती है। जैसे प्रोटीन में हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलती थी, है ना? इस तरफ एन टर्मिनल, इस तरफ सी टर्मिनल। वैसे भी एंजाइम में हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर देखने को मिलती थी। अलग अलग एमिनो एसिड को हम R1, R2, R3, R4 ऐसे दिखाते थे। तो वैसे एंजाइम में भी प्राइमरी स्ट्रक्चर हो सकती है जो एमिनो अम्ल की श्रृंखला से बना होता है। मैंने कहा कि अलग अलग एमिनो अम्ल की श्रृंखला से कौन बनता है? प्रोटीन बनता है। तो वैसे ही एंजाइम भी प्रोटीन ही है। तो एंजाइम में भी प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकती है। फिर आगे प्रोटीन में क्या होती है? फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग होती है। और फोल्डिंग से कौन कौन सी प्रोटीन बनती है? सेकेंडरी प्रोटीन बनती है। फिर इससे जो है, यही यही खुद के ऊपर ऊन के गोले की तरह ऐसे घूम जाती है, तो इससे टर्शरी प्रोटीन बनती है। ठीक है, देखो लिखा है आगे, प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी द्वितीयक तृतीयक संरचना मिलती है। जब आप तृतीयक संरचना 9.3 स को देखेंगे तो ध्यान देंगे कि प्रोटीन श्रृंखला का प्रमुख भाग अपने ऊपर स्वयं कुंडलित होता है और श्रृंखला स्वयं आड़ी तिरछी स्थित हो जाती है। अब आओ 9.3, जहां ये कह रहा है देखने के लिए 9.3 में, ये देखो तृतीयक संरचना 9.3 में, ये तृतीयक संरचना देख लो। ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर खुद के ऊपर ऐसे फोल्ड हो चुकी है, फोल्ड हो चुकी है। ठीक है, ये खुद के ऊपर फोल्ड हो चुकी है, यही लिख रहा है यहाँ पे। यह श्रृंखला खुद के ऊपर, है ना, स्वयं के ऊपर कुंडलित होती है और श्रृंखला स्वयं आड़ी तिरछी स्थित होती है। अब इसकी वजह से क्या होता है? बहुत सारी दरारें बन जाती हैं, बहुत सारी पॉकेट्स बन जाती हैं, क्रेवाइसेस बन जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी दरार मतलब क्रेवाइसेस, थैलियाँ मतलब पॉकेट्स बन जाती हैं। जैसे देखो, इसमें यहाँ पॉकेट्स बन गई, यहाँ पॉकेट्स बन गई, बहुत सारी पॉकेट्स बन गई, जिसे हम इसी थैली को हम सक्रिय स्थल कहते हैं। आओ थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। देखो कैसे एक्टिव साइट बनती है। एक्टिव साइट कैसे बनती है? हाउ एक्टिव साइट फॉर्म। तो सबसे पहले हमने प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाई है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? एन टर्मिनल होता है। राइट हैंड साइड में सी टर्मिनल होता है। और ये R1, R2, R3 अलग अलग एमिनो एसिड को दिखाते हैं। तो बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर एक पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और यही होती है प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इसमें फोल्डिंग शुरू होती है। फोल्डिंग से क्या बनती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है। अब जब इसमें और फोल्डिंग होती है, ये खुद के ऊपर ऊन के गोले की तरह घूम जाती है, तो इससे कौन सी स्ट्रक्चर बनती है? इससे टर्सरी स्ट्रक्चर बनती है। अब इस टर्सरी स्ट्रक्चर में बहुत सारी दरारें, बहुत सारी थैलियाँ पाई जाती हैं। दरारों को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेवाइसिस, थैलियों को इंग्लिश में बोलते हैं पॉकेट्स। तो ये जो मैंने दिखा रखा है आपको पिंक कलर से, ये बहुत सारी क्या बन गई हैं? पॉकेट्स या फिर क्रेवाइसिस बन गई है। और इन्हीं पॉकेट्स या क्रेवाइसिस में से कोई एक पॉकेट या क्रेवाइसिस
एक्टिव साइट का काम करेंगे। तो इतनी सारी पॉकेट्स क्यों बनी? तो एक एक एक्टिव साइट का काम करेगी और बाकी की जो बची हुई पॉकेट्स हैं वो किसका काम करेंगी? अदर पॉकेट्स एलोस्टेरिक साइट का काम करेंगी। ठीक है, अब ये एक्टिव साइट एलोस्टेरिक साइट क्या होता है, आओ थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं ताकि हमें आगे और चीज़ें समझ में आए। जैसे एक एंजाइम मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि एक एंजाइम दिखाया है। अब इस एंजाइम में देख लो, इस एंजाइम में दो साइटें बना रखी हैं मैंने, दो साइटें। एक ऊपर की तरफ ये बना रखी है मैंने एक्टिव साइट, और ये नीचे की तरफ मैंने एलोस्टेरिक साइट बना रखी है। ये दो साइटें अलग अलग एंजाइम में बना रखी है। अब जो एक्टिव साइट होती है उसका जो शेप होता है वो फिक्स होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायंगुलर बना रखा है, इसका शेप फिक्स होता है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो केमिकल ग्रुप होता है वो भी फिक्स होता है। अब ये फिक्स शेप और फिक्स केमिकल ग्रुप का फ़ायदा क्या होता है? तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे कोई एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही जुड़ सकता है, इससे कोई फिक्स टाइप का सबस्ट्रेट ही जुड़ सकता है और अदर कोई सबस्ट्रेट नहीं जुड़ सकता। तो ये इसका एक्टिव साइट का फ़ायदा होता है। ठीक है, एक्टिव साइट समझ गए? आओ एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। तो कैसे एक्टिव साइट बनती है हमने सीख लिया। अब एंजाइम का जो सक्रिय स्थल वे दरारें होती हैं जिसमें क्रियाधार आकर व्यवस्थित होता है। अभी हमने कहा कि एक्टिव साइट पे कौन आके जुड़ता है? सबस्ट्रेट आके जुड़ता है। इस प्रकार एंजाइम सक्रिय स्थल द्वारा अभिक्रियाओं को तेज गति से उत्प्रेरित करता है। एंजाइम जो होता है वो अभिक्रिया को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाता है। एनसीईआरटी ने ही आगे एक उदाहरण के रूप में आपको समझाया है, अभी आगे जाएंगे तो हमें खुद मिलेगी वो चीज। एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरक से भिन्न होते हैं। अब ये जो एंजाइम होता है वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से अलग होता है। तो एक है एंजाइम और एक क्या है? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, ठीक है। तो एक एंजाइम है और एक अकार्बनिक उत्प्रेरक है, दो चीजें, दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। दोनों का काम क्या है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना। पर ये जो एंजाइम होता है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है, सिर्फ बढ़ाता है, लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। ठीक है, दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, और भी फर्क है। देखो एनसीईआरटी आगे क्या लिखती है, लेकिन इनमें एक बहुत बड़े अंतर को जानना आवश्यक है, और वो अंतर क्या है? अकार्बनिक उत्प्रेरक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट उच्च तापक्रम व दाब, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कुशलता से काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है उसका जितना टेम्परेचर रिएक्शन का बढ़ाते जाओगे, जितना प्रेशर बढ़ाते जाओगे, वो रिएक्शन की स्पीड वो और तेजी से बढ़ाते जाएंगे। तो ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन एंजाइम क्या होता है? एंजाइम अणु उच्च तापमान लगभग 40 डिग्री से ऊपर पर क्षतिग्रस्त हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एंजाइम हाई टेम्परेचर पे कैसा हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। साधारणतः अति उच्च तापमान जैसे कि गर्म स्रोतों और गंधक के झरनों, जैसे कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ का तापमान जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखने को मिलता है। ऐसे हमें गर्म झरने देखने को मिलते हैं। ठीक है, सल्फर वाले झरने देखने को मिलते हैं, जिसे हम गंधक वाले झरने एनसीईआरटी लिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे भी उस गर्म झरने में भी कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कुछ आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो आखिर उस 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उनकी एंजाइम कैसे सर्वाइव करते होंगे? क्योंकि अभी एनसीईआरटी लिख रही है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाते ही एंजाइम क्या हो जाते हैं? क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पर ये हमारे बॉडी की एंजाइम की बात कर रहा है, क्योंकि हमारी जो शरीर होती है, हमारी जो बॉडी होती है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। तो बताओ 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एंजाइम बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे ये एंजाइम काम करना थोड़ा कम कर जाते हैं। इसीलिए गर्मी बढ़ने पर हमारी तबीयत खराब होने लगती है, हेल्थ सही नहीं रहती है। तो ये जो उच्च तापमान वाले झरने हैं, जहाँ पे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो टेम्परेचर पे, ज़्यादा टेम्परेचर पे भी अच्छे से काम करते हैं, उस हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल होते हैं। जैसे आगे एनसीईआरटी लिखती है कि साधारणतः अति उच्च तापक्रम जैसे गर्म स्रोतों और गंधक के झरनों में पाए जाने वाले जीवों में एंजाइम अस्थायी होते हैं और इनकी उत्प्रेरक शक्ति उच्च तापक्रम पर
जैसे 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बनी रहती है। ठीक है। उपरोक्त एंजाइम जो उष्मा स्नेही जीवों से पृथक किए जाते हैं उन्हें उष्मा स्थायी बोलते हैं। इन्हें हम थर्मोस्टेबल एंजाइम बोलते हैं। थर्मोस्टेबल एंजाइम, ये क्या है, यह इनकी विशेषता है कि ये हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। एक थर्मोस्टेबल एंजाइम का नाम मैं बताता हूँ, हम जब 12th क्लास में जाएंगे तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पीसीआर के अंदर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, है ना। अगर हम कहीं कोई मर्डर हुआ है, कुछ हुआ है, तो फॉरेंसिक विभाग वाले जाते हैं वहाँ पे, डीएनए को कलेक्ट करते हैं। अगर उस सैंपल में डीएनए बहुत कम होता है तो उसकी स्टडी करना मुश्किल होता है, तो उस सैंपल को हम पीसीआर में भेजते हैं और पीसीआर उस डीएनए को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, डीएनए को की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो पीसीआर हाई टेम्परेचर पे होता है। उस हाई टेम्परेचर पे उसमें एक एंजाइम हम काम में लेते हैं जिसका नाम होता है टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज, ये टैक पॉलीमरेज एंजाइम जो है थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है। और ये किस जीव से निकाला गया है, तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म थर्मस एक्वाटिकस से निकाला गया। ठीक है। तो टैक पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पे भी अच्छे से काम करता है। तो एंजाइम जो इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट होता है वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे अच्छे से काम करता है, लेकिन जो एंजाइम होता है वो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर लो टेम्परेचर पे जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता, लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर इसको अपना सूटेबल टेम्परेचर मिलता है ये फिर से उसी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो एंजाइम की हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे अलग अलग तरीके के व्यवहार हैं। हाई टेम्परेचर पे क्षतिग्रस्त हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और लो टेम्परेचर पे टेम्पररी इनएक्टिव हो जाता है। जैसे ही उसको टेम्परेचर फिर से आप बढ़ा के देते हैं वो फिर से एक्टिव हो जाता है और पहले जैसा काम करने लगता है। ठीक है। अब आगे जो है रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर रहा है। ठीक है। क्या लिखा है, एंजाइम क्या होते हैं। इससे पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। एंजाइम को जानने से पहले हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जान लेना चाहिए। रासायनिक यौगिकों में दो तरीके के परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन, जिसमें बिना बंध के टूटे हुए यौगिकों के आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक यौगिक है, उसमें दो तरीके के चेंज हो सकते हैं, जो दो तरीके के परिवर्तन हो सकते हैं। एक हो सकता है फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, जिसमें कोई बॉन्ड टूटता नहीं है, बस जो कंपाउंड होता है उसका शेप बदलता है, उसकी स्टेट बदलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी एनसीईआरटी आगे लिख रही है कि अन्य भौतिक प्रक्रियाओं में द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो शेप बदल सकता है या फिर उसका क्या बदल सकता है, अवस्था बदल सकती है, उसकी स्टेट बदल सकती है। ठीक है। शेप बदलने का हम एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, जैसे कोई चीज़ है उसको हम तोड़ के छोटा कर दिए या फिर उसको पीट पीट के छोटा कर दिए, खींच के बड़ा कर दिए, तो ये शेप बदलना है। और ये सब कैसे परिवर्तन है, ये फिजिकल चेंजेस है। और आगे क्या लिख रही है, आगे एनसीईआरटी की, बर्फ का पिघलकर पानी में परिवर्तित होना। अब फ्रिज के अंदर बर्फ रखा है, उसको निकाल दो बाहर, थोड़े टाइम बाद लिक्विड में बदल जाएगा। तो बर्फ का पानी में बदलना ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है। बर्फ का भी फॉर्मूला होगा H2O और पानी का भी फॉर्मूला होगा H2O। बस सिर्फ इसके आगे तुम लिक्विड लिख सकते हो और बर्फ के आगे तुम सॉलिड लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल सा। बस इनकी स्टेट अलग अलग है, बस दोनों का जो है केमिकली दोनों सेम है, दोनों H2O हैं। आगे अगर जो फ्रिज से बर्फ निकाल कर हमने उसको पानी में बदला है, उसको हम स्टोव के ऊपर रख दे, गैस जार के ऊपर रख दे, तो वो पानी क्या होगा, गर्म होगा और गर्म होकर वाष्प में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। तो उसका भी फॉर्मूला, वेपर का भी फॉर्मूला H2O ही होगा। बस उसके आगे हम भी लिख देते हैं, वाष्प लिख देते हैं, वेपर लिख देते हैं, सिंपल सा। ये सब क्या है, ये भौतिक प्रक्रियाएं हैं। अब रूपांतरण के समय बंधों का टूटना और नए बंधों का निर्माण होना, ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो आगे एनसीईआरटी लिख रही है कि अगर पुराने बंध टूटे और नए बंध बने तो ऐसी अभिक्रिया क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे एग्जांपल देखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये BaOH2, ये है बेरियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं गंधक के अम्ल मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। इस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है
और सल्फ्यूरिक अम्ल एक एसिड है। तो एसिड बेस जब भी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और पानी बाहर निकलता है। तो देखो अभिक्रिया में आगे क्या बन रहा है, इनकी क्रिया कराने पर क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है, वह पानी बनाता है। ठीक है, देख लो बेरियम सल्फेट बन गया और पानी बाहर निकल गया। अब इसमें पुराने बंध टूटे हैं और नए बंध बने हैं। पहले देखो, पहले क्या हुआ था, बेरियम जो है इस OH से जुड़ा था, बेरियम जो है इस OH से जुड़ा था, और यहाँ पे H2SO4 में देखो सल्फर जो है इनसे जुड़ा था। अब आगे की अपक्रिया में क्या हुआ, बेरियम के साथ कौन आके जुड़ गया, सल्फेट आके जुड़ गया और पानी बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन होती है जिसमें बेस जो है वो OH माइनस देता है और एसिड जो है H+ देता है। क्या होता है, बेस जो है यहाँ से OH माइनस देता है, बेरियम सल्फेट की अगर संरचना को मैं लिखूं, बेरियम सल्फेट अगर इसको तोड़ के लिखूं आयन के फॉर्म में, तो ये क्या होगा, Ba+2 + SO4-2। तो बेरियम सल्फेट ये है। H2SO4 एक एसिड है तो ये क्या देगा, H+ देगा, तो H+ + HSO4 2H+ देगा और SO4-2 देगा, ये देगा। ठीक है, SO4-2 देगा। तो इस अभिक्रिया में ये बेरियम बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो Ba+2 और 2OH- देता है। तो ये H+ और OH- आपस में रिएक्शन करके दो पानी के मॉलिक्यूल बना लेते हैं। 2H+ और 2OH- आपस में मिलकर दो वाटर के मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ कौन बचा, यहाँ Barium+2 बचा और यहाँ कौन बचा, बेरियम, है ना, यहाँ सल्फेट बचा। तो ये दोनों मिलकर आपस में क्या बना लेते हैं, बेरियम सल्फेट बना लेते हैं, बेरियम और सल्फेट मिलकर बेरियम सल्फेट बना लेते हैं। तो ये है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, H2SO4 एक एसिड है और बेरियम सल्फेट एक सॉल्ट है और साथ में पानी बाहर निकला है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है और एक केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें हम देख रहे हैं पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। आगे, यह एक अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है और सिर्फ केमिकल रिएक्शन नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। ये इनऑर्गेनिक की अभिक्रिया है, ऑर्गेनिक की अभिक्रिया नहीं है। ठीक इसी प्रकार टार्च का जल अपघटन, टार्च नहीं है ये स्टार्च है। ठीक है, ये टार्च है, एनसीईआरटी ने यहाँ पे टार्च लिख रखा है, ये स्टार्च है ना। जब हम स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, अब बताओ बायोमोलिक्यूल में हमने पढ़ लिया है स्टार्च किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रांच पॉलीमर होता है जिसमें आयोडीन के मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं, इसलिए स्टार्च आयोडीन टेस्ट देता है। तो स्टार्च बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना है। तो जब स्टार्च का जल अपघटन जब हम कराते हैं, एक पॉलीसेकेराइड है तो टूटने पे बहुत सारे मोनोसेकेराइड देगा। तो ये टूटने पर क्या देता है, स्टार्च का जल अपघटन ग्लूकोज में बदला जाता है ना। स्टार्च को जल अपघटन के द्वारा किस में बदला जाता है, ग्लूकोज में बदला जाता है। और ये कौन सी अभिक्रिया है, ये एक कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया। तो ऊपर जो रिएक्शन लिखी थी वो इनऑर्गेनिक रिएक्शन थी, लेकिन ये जो स्टार्च वाली रिएक्शन है, क्योंकि ये कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, इसलिए ये अभिक्रिया कैसी है, एक कार्बनिक अभिक्रिया है, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है ये। ठीक है, स्टार्च एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसकी अभिक्रिया कौन सी हुई है, ऑर्गेनिक रिएक्शन हुई है उसकी। आगे, भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया की दर का सीधा संबंध इकाई समय में बदलने वाले उत्पाद से होता है। क्या इसका मतलब है, जैसे कोई सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो अगर हम इस अभिक्रिया की रेट को लिखना चाहें तो हम देखेंगे कि कितना सबस्ट्रेट, कितना प्रोडक्ट कितने टाइम में बन रहा है, यही उस अभिक्रिया की दर कहलाएगी। तो मान लो डीपी प्रोडक्ट बन रहा था और समय कितने में, डीटी समय में, तो जो अभिक्रिया की दर होगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो कितना होगी, dp/dt। वही यहाँ पे लिखा है। अगर एक थोड़े से समय अंतराल dt में डीपी प्रोडक्ट बनते हैं तो उस अभिक्रिया का जो दर होगा वो क्या होगा, dp/dt। ये सिंपल सा, एनसीईआरटी ने ΔP/ΔT लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात सेम है। आओ आगे, यदि दिशा निर्धारित हो तो इस दर को वेग भी कहते हैं। आप सबको पता है
वेग वेग क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर अगर हमें अभिक्रिया की दिशा पता हो कि अभिक्रिया किस दिशा में जा रही है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जा रही है कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जा रही है, तो अगर दिशा के साथ बात की जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, अभिक्रिया का वेग बोलेंगे। ठीक है, दर को हम क्या बोल सकते हैं, वेग बोल सकते हैं। भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाओं की दर अन्य कारकों के साथ साथ तापक्रम के द्वारा भी प्रभावित होती है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अन्य कारकों के साथ साथ तापमान पे भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। और एक सर्वमान्य नियम ये है, सर्वमान्य नियम के अनुसार प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बढ़ाने पर या घटाने पर अभिक्रिया का दर क्रमशः दोगुना या आधा हो जाता है। तो एक बहुत ज़्यादा फेमस रूल जो है, बहुत ज़्यादा सर्वमान्य नियम ये है कि अगर अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाएंगे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। और अगर अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से घटाएंगे तो अभिक्रिया की जो वेग होगा, जो दर होगा, वो आधा हो जाएगा। ठीक है, तो दोगुना कब होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर। आधा कब होगा, जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटाएंगे तब होगा। ठीक है, तो कब दोगुना होगा, कब आधा होगा, ये बात ध्यान देना। आगे, उत्प्रेरित अभिक्रियाएं जो कैटेलिटिक रिएक्शन होती हैं, ठीक है, वो अनउत्प्रेरित अभिक्रियाओं की अपेक्षा उच्च दर से होती है। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई कैटेलिस्ट हम काम में ले रहे हैं, कोई उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं, तो उत्प्रेरक का काम ही है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना, तो उसके वजह से अभिक्रिया बहुत उच्च दर से संपन्न होती है। लेकिन जो अनुत्प्रेरित अभिक्रिया होती है, बिना कैटेलिस्ट के जो अभिक्रिया होती है, वो बहुत स्लो होती है। इसका एग्जाम्पल आगे एनसीईआरटी खुद लिख रही है। जब किसी एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर बिना उत्प्रेरक के संपन्न होने वाली अभिक्रिया से बहुत अधिक होती है। एनसीईआरटी लिख रही है कि किसी एंजाइम से जो अभिक्रिया किसी एंजाइम के हेल्प से कराई जाती है और ऐसी अभिक्रिया जो बिना किसी एंजाइम के हेल्प से कराई जाती है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। किसका, अभिक्रिया के दर का। जो एंजाइमिक अभिक्रियाएं होती हैं उनकी अभिक्रिया की दर बहुत ज़्यादा होती है, और जो नॉन एंजाइमेटिक अभिक्रियाएं होती हैं, नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, उनकी जो रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो बहुत कम होती है। आगे एनसीईआरटी एक रिएक्शन लिख रखी है। ये रिएक्शन जो है कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी के साथ मिलकर क्या बना रहा है, कार्बोनिक एसिड बना रहा है, H2CO3। और कौन से एंजाइम के थ्रू अभिक्रिया दिखा रखी है एनसीईआरटी ने, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम, ये अभिक्रिया हमारे ब्लड के अंदर होती है। हमारे फेफड़ों में जो CO2 पहुंचाई जाती है, जिसको हमें बाहर निकालना होता है, वो इसी अभिक्रिया के फलस्वरूप पहुंचाई जाती है। तो अभिक्रिया हमारे आरबीसी के अंदर होती है, ब्लड के अंदर। ठीक है, अब ये अभिक्रिया क्या हो गई, इस अभिक्रिया के बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि यह अभिक्रिया बहुत मंद गति से होती है। जब हम CO2 की रिएक्शन किससे कराते हैं, H2O से कराते हैं, और क्या बनता है, H2CO3। तो ये अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। और कितना धीमी गति से, जिसमें 1 घंटे में कार्बोनिक अम्ल के 200 अणुओं का निर्माण होता है। अब CO2 और H2O की अभिक्रिया आप करा रहे हो, अब बिना एंजाइम की हेल्प से करा रहे हो। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर CO2 डाल दो, H2O डाल दो। अब 1 घंटे तक बैठ जाओ। 1 घंटे तक बैठने के बावजूद 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ H2CO3 कार्बोनिक एसिड के सिर्फ और सिर्फ 200 मॉलिक्यूल ही बने, 200 मॉलिक्यूल्स ही बने। लेकिन आगे क्या दे रखी है एनसीईआरटी, लेकिन उपरोक्त अभिक्रिया कोशिका द्रव्य में उपस्थित एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में तीव्र गति से संपन्न होती है, जिसके कार्बोनिक अम्ल के 6 लाख अणु प्रति सेकंड बनते हैं। ठीक है, 5 जीरो है, मतलब 6 लाख अणु बन जाते हैं। अब बताओ, 6 लाख अणु बन जाते हैं। जब ये अभिक्रिया हमारे कोशिका के अंदर, हमारे सेल के अंदर होती है, तो हमारे साइटोप्लाज्म में, हमारे कोशिका द्रव्य में एक एंजाइम होता है जिसका क्या नाम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जब CO2 और H2O की रिएक्शन कराते हैं, CO2 प्लस H2O की रिएक्शन कराते हैं इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में, तो H2CO3 तो बनता है, लेकिन कितना बनता है, 6 लाख बनता है। और कितने समय में, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड में। अब सोच लो, पहले जब हम टेस्ट ट्यूब में अभिक्रिया करा रहे थे CO2 और H2O को लेके,
तो 1 घंटे तक इंतजार करने पे सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिक एसिड के 200 मॉलिक्यूल मिलते थे। लेकिन जैसे ही ये अभिक्रिया हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस के हेल्प से कराते हैं तो सिर्फ 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। किसके? कार्बोनिक अम्ल के। मतलब एंजाइम ने जो अभिक्रिया है उसको 10 लाख गुना बढ़ा दिया। एंजाइम आगे लिखती अभिक्रिया एनसीईआरटी आगे लिखती है कि एंजाइम ने इस अभिक्रिया की दर को 10 लाख गुना बढ़ा दिया। 10 लाख गुना बढ़ा दिया। वास्तव में जो एंजाइम की ये शक्ति है वो अनबिलीवेबल लगती है ना। ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये चमत्कार से कम नहीं लगता। तो एनसीईआरटी क्या लिख रही है कि एंजाइम की यह शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय लगती है। ठीक है, आगे। हजारों प्रकार के एंजाइम होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो विशेष प्रकार की रासायनिक व उपापचयी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अब ये लिखा है विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को, क्योंकि एंजाइम में एक्टिव साइट पाई जाती है। और उस एक्टिव साइट की खासियत क्या है? उस एक्टिव साइट की मैंने आपको खासियत बताई कि एक्टिव साइट की जो शेप होती है वो फिक्स होती है, और जो उसका केमिकल ग्रुप होता है, रासायनिक समूह होता है, वो भी फिक्स होता है। तो इसकी वजह से वो फिक्स टाइप के सबस्ट्रेट से ही जुड़ती है, मतलब वो कोई विशेष रिएक्शन ही करा सकती है। ठीक है, तो एक एंजाइम कोई विशेष रिएक्शन ही करा सकता है, इसकी बात लिख रही है एनसीईआरटी। आगे देखो, तो कुछ रिएक्शन होती हैं जो एक स्टेप में कंप्लीट होती हैं। एनसीईआरटी ने अभी एक स्टेप वाली रिएक्शन के बारे में ऊपर समझाया, जैसे एक स्टेप में CO2 और H2O एक स्टेप में मिलकर क्या बना दिए? कार्बोनिक अम्ल बना दिए। ये एक स्टेप में होने वाली अभिक्रिया है। ठीक है, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं जो होती हैं वो एक से ज़्यादा स्टेप में होती है। ठीक है, आओ उनके बारे में देखते हैं। बहुचरणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में जहां प्रत्येक चरण एक ही जटिल एंजाइम या विभिन्न प्रकार के एंजाइम से उत्प्रेरित होता है तो उन्हें उपापचयी पथ कहते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। ये क्या होता है? मल्टी स्टेप जो रिएक्शन होती हैं, जैसे हमारे शरीर में एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस नाम से ही पता चल रहा है। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब टूटना। ग्लाइको मतलब शर्करा या शुगर भी बोल सकते हैं। शुगर का टूटना, यही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। और ये एक स्टेप में नहीं होती, ये 10 स्टेप में होती है। ग्लाइकोलाइसिस की जो रिएक्शन होती है वो 10 स्टेप में होती है, और ये 10 अलग अलग एंजाइम के द्वारा इस अभिक्रिया के ऊपर कंट्रोल भी किया जाता है। तो अभिक्रिया एक स्टेप में भी हो सकती है और मल्टी स्टेप में भी हो सकती है। अब इस ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है? तो ग्लूकोज इंटर करता है और ग्लूकोज टूटकर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला रहा C6H12O6। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये टूट रहा है। किस में टूट रहा है? C3H4O3, 3 कार्बन के कंपाउंड में टूट रहा है। तो ग्लूकोज में टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। अब 6 कार्बन जब 3 कार्बन में टूटेगा तो जाहिर सी बात है दो कंपाउंड बनाएगा उसके। तो इसीलिए ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और साथ ही साथ पानी बाहर निकलता है। तो ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है? ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण एक रासायनिक पथ द्वारा होता है। एक पूरा का पूरा एक रास्ता होता है जिससे ये रिएक्शन होती है, जिसमें 10 विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपापचयी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। मैंने बताया कि यह अभिक्रिया 10 स्टेप में होती है, तो 10 अलग अलग तरीके के एंजाइम इस मेटाबॉलिक पाथवे में होते हैं। आगे आप अध्याय 12 में उपरोक्त अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम रिस्पायरेशन पढ़ेंगे है ना, सेलुलर रिस्पायरेशन, हमारे ही इसी 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12, तो वहाँ पे हम इस ग्लाइकोलिसिस जो रिएक्शन है उसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। उसके 10 स्टेप को पढ़ेंगे, उसके 10 एंजाइम को जानेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल से इसको पढ़ेंगे। इस अवस्था में आपको जान लेना चाहिए कि एक ही उपापचयी पथ एक या 2 अतिरिक्त अभिक्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपापचयी उत्पाद बनाते हैं। मतलब एक ही जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है वो अलग अलग अभिक्रियाओं के द्वारा अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे हमारी कंकाली पेशियों में अनॉक्सी स्थिति में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अब क्या होता है, जैसे ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बन जाता है तो ये तो हर एक सेल में होता है। दुनिया के जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं सबके सेल में होता है ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन। अब ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक अम्ल तो बन जाता है, पर आगे पायरुविक अम्ल का भविष्य क्या है? तो भविष्य निर्भर करता है कि आगे ऑक्सीजन मौजूद है कि नहीं है।
अगर पायरुविक एसिड के आगे ऑक्सीजन मौजूद होगा, ठीक है, पायरुविक एसिड है, अगर आगे ऑक्सीजन होगा तो ये ऑक्सीशोषण में चला जाएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, वहां पे ऑक्सीशोषण होगा और उससे एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो ये अनऑक्सीशोषण में चला जाएगा, ठीक है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन में चला जाएगा, जिससे क्या बन सकता है, लैक्टिक एसिड बन सकता है और एल्कोहल बन सकता है। तो दो चीजें बन सकती हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो एल्कोहल भी बन सकता है और लैक्टिक एसिड भी बन सकता है, ठीक है। एल्कोहल किस में बनता है, ईस्ट में बनता है, और लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है, बैक्टीरिया में बनता है, और हमारी जो स्केलेटल मसल होती हैं उसमें बनता है। अब कब बनता है ये स्केलेटल मसल में, जैसे हम बहुत कोई हैवी वर्क कर रहे हैं, अपनी स्केलेटल मसल का बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उस स्केलेटल मसल को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अब एनर्जी के लिए जो सेल होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि हमारे सेल में जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो हमारे फूड का वो ऑक्सीडेशन करता है, जो डाइजेस्ट फूड होता है हमारे बॉडी में, जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का करता है ऑक्सीडेशन, और उसके ऑक्सीडेशन से हमें माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती हुई दिखाई देती है, तो वो हमें एटीपी लगातार देती रहती है। अब बहुत ज़्यादा हम जो है हैवी वर्क कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो हमारी मसल को जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, पर उतना ऑक्सीजन उसको मिल नहीं पाती है, तो एक अनऑक्सी स्थिति पैदा हो जाती है, एनारोबिक कंडीशन पैदा हो जाती है। उस एनारोबिक कंडीशन में हमारी मसल्स जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करने लगती हैं, इसी लैक्टिक एसिड को बनाने लगती है। अब इसी लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से हमें थकावट महसूस होने लगती है थोड़े वक्त बाद, ठीक है। आगे, जबकि सामान्य ऑक्सी स्थिति में पायरुविक अम्ल, अगर सामान्य ऑक्सी स्थिति होगी, अगर एरोबिक कंडीशन होगी तो पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। आगे क्या लिखी है एनसीईआरटी, खमीर में किण्वन के दौरान, खमीर मतलब ईस्ट में किण्वन के दौरान उपरोक्त पथ के द्वारा इथेनॉल मतलब एल्कोहल का निर्माण होता है। तो एल्कोहल बनता है, और कौन सा एल्कोहल, इथेनॉल, और जाहिर सी बात है इथेनॉल ही बनेगा, क्योंकि यही एक एल्कोहल है इथेनॉल, जिसको हम शराब बोलते हैं, जिसको हम पी सकते हैं, जो पॉइजनस नहीं होता। एक और एल्कोहल होता है मिथेनॉल CH3OH, ये पॉइजनस होता है। तो अगर कहीं से एल्कोहल कोई खरीद रहा है और उसमें मिथेनॉल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वही एल्कोहल होता है पॉइजनस। तो आप डेली अखबारों में न्यूज पढ़ते होंगे कि शराबी जो है कैसी एल्कोहल पीकर, पॉइजनस एल्कोहल पीकर उसकी डेथ हो गई, है ना। नशीली शराब पीकर, विषैली शराब पीकर उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ऐसा आप अखबारों में सुनते हैं, ठीक है। तो वो विषैलापन किसके वजह से होता है, टॉक्सिसिटी किसके वजह से, CH3OH की वजह से होती है, ठीक है। ये मिथाइल एल्कोहल की वजह से होती है। तो ईस्ट के अंदर कौन बनता है, इथेनॉल बनता है, याद रखना है, इथेनॉल C2H5OH, ठीक है, 2 कार्बन वाला एल्कोहल याद रखना है। आगे, विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण संभव है। वही एनसीईआरटी लिख रही है कि एक ही मेटाबॉलिक पाथवे से अलग अलग दिशाओं में अलग अलग उत्पाद बन सकते हैं। जैसे हमने देखा कि जो ऊपर से ग्लाइकोलाइसिस चलती हुई आ रही थी, अगर आगे ऑक्सीजन मौजूद होगा तो क्या बन जाएगा, तो आगे ऑक्सीशोषण होने लगेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा तो अनऑक्सी परिस्थितियों में, ठीक है, अनऑक्सी परिस्थितियों में क्या होगा, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल कहाँ बनता है, ईस्ट में बनता है, और लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है, हमारी स्केलेटल मसल में, हमारी कंकाली पेशियों में बनता है। तो इतना याद रखना है बस। आगे, एंजाइम के द्वारा उच्च दर से रासायनिक रूपांतरण कैसे होता है, ये हमें पढ़ना है। एंजाइम द्वारा उच्च दर से रासायनिक रूपांतरण कैसे होता है, आओ समझते हैं। इसे समझने के लिए एंजाइम के बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। क्या अध्ययन करना पड़ेगा, सक्रिय स्थल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रासायनिक या उपापचयी रूपांतरण एक अभिक्रिया होती है, जो रसायन उत्पाद में रूपांतरित होता है उसे हम क्रियाधार कहते हैं। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो पार्टिसिपेट करता है उसको हम बोलते हैं क्रियाधार, या फिर सबस्ट्रेट बोलते हैं, सबस्ट्रेट, ठीक है। अब ये सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम आता है और रिएक्शन होती है, और रिएक्शन के फलस्वरूप, रिएक्शन के बाद में एक प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम उत्पाद बोलते हैं। यहाँ पे P से दिखाया गया है।
तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट करेंगे और लास्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, उस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा। एंजाइम जो एक सक्रिय स्थल सहित एक त्रिविम संरचना की प्रोटीन होती है। अब एंजाइम को त्रिविम संरचना मतलब वही 3D स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन कह दी, ठीक है। एंजाइम को ये 3D स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन जो मैंने बना के दिखाया आपको, ये कैसी स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, मतलब वही टर्शरी प्रोटीन है, 3 डिग्री प्रोटीन है, टर्शरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन है, ठीक है, जो एक क्रियाधार को उत्पाद में बदलता है। एंजाइम किसको बदलता है, क्रियाधार को उत्पाद में बदलता है। और वो कैसे बदलता है, सांकेतिक रूप में इसे निम्न ढंग से चित्रित किया जा सकता है। तो संकेत के रूप में यहाँ पे दिखाया है, क्रियाधार किस में बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है, और यहाँ पे रिएक्शन के ऊपर हम जो भी एंजाइम उसको बदलता है उसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। आगे क्या लिख रखा है एनसीईआरटी ने, अब क्रियाधार जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम के सक्रिय स्थल जो दरार या पुटिका के रूप में होते हैं से जुड़ जाता है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट कहाँ जुड़ता है, एंजाइम के एक्टिव साइट पे जुड़ता है। कैसे, आओ थोड़ा एक बार देख लेते हैं नोट्स से। एंजाइमेटिक रिएक्शन को हम देख रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये है एंजाइम और ये है सबस्ट्रेट। तो एंजाइम मैंने ये ब्लैक कलर से बना के दिखा रखा है आपको, ये है एंजाइम। तो एंजाइम में आप देख रहे हैं दो अलग अलग साइट मैंने बना के दिखा रखी है। जो प्रोटीन की जो वही टर्सरी स्ट्रक्चर होती है उसमें जो पॉकेट या दरारें बनती हैं वही किसका काम करती हैं, वही एक्टिव साइट का काम करती हैं और एलोस्टेरिक साइट का काम करती है। तो बहुत सारी पॉकेट्स होती है जिसमें से एक पॉकेट किसका काम करती है, एलोस्टेरिक साइट का, और बाकी सभी एक साइट किसका काम करती है, बहुत सारी पॉकेट में एक जो होती है वो एक्टिव साइट का काम करती है और बाकी सभी जो है एलोस्टेरिक साइट का काम करती है। तो एक्टिव साइट वह जगह होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके जुड़ता है और कोई फिक्स सबस्ट्रेट ही आके जुड़ सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं जुड़ सकता। जिसका शेप मैच करेगा, जो केमिकली मैच करेगा वही आके जुड़ सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्टिव साइट के ऊपर ये सबस्ट्रेट आके जुड़ रहा है, ये सबस्ट्रेट है एक्टिव साइट के ऊपर आके जुड़ रहा है। अब एंजाइम से सबस्ट्रेट जुड़ते ही क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने बना के दिखाया है डायग्राम से। एंजाइम से सबस्ट्रेट जुड़ गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये एंजाइम से सबस्ट्रेट का बनना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगर आगे अभिक्रिया नहीं होनी होगी तो ये सबस्ट्रेट फिर से अलग हो जाएगा और एंजाइम और सबस्ट्रेट बन जाएंगे। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है दोनों। अब आगे क्या होता है, ये एंजाइम जो है सबस्ट्रेट में चेंज लाता है और अभिक्रिया आगे होती है और अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रोडक्ट बनता है। तो अभी जो है ये प्रोडक्ट एंजाइम से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सब पूरी संरचना को एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट आए, एंजाइम सबस्ट्रेट आके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाए और फिर इनसे क्या बना, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का बनना ये इरिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। मतलब ये अभिक्रिया अब पीछे नहीं जा सकती, एक बार प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो सबस्ट्रेट से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कोई भी स्टेबल चीज़ अनस्टेबल नहीं होना चाहेगी, इसीलिए ये अभिक्रिया पीछे तो जा ही नहीं सकती। अब क्या होगा, ये प्रोडक्ट यहाँ से अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो गया, एंजाइम अलग हो गया। देखो एंजाइम जैसा पहला था वैसे अब भी है, एंजाइम में कोई बदलाव नहीं होता। एंजाइम अभिक्रिया में पार्टिसिपेट तो करता है, अभिक्रिया के वेग को तो बढ़ाता है, पर एंजाइम में कोई चेंज नहीं होता। जैसा एंजाइम मैंने यहाँ बना रखा है वैसा यहाँ पे ही है, वैसा यहाँ पे है, वैसा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंजाइम के बारे में आपको जानना है। आओ थ्योरी पढ़ते हैं एनसीईआरटी की। देखो क्या लिखा है, क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल जो दरार या पुटिका के रूप में होती है से जुड़ जाता है और क्रियाधार सक्रिय स्थल की ओर आते हैं। फिर से लिख रहा है, क्रियाधार कहाँ आते हैं, एक्टिव साइट की तरफ आते हैं और इस प्रकार आवश्यक एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का अविकल्पीय निर्माण होता है। मतलब अगर एंजाइम से अभिक्रिया करानी है तो ये तो बनेगा ही बनेगा, इसका कोई और विकल्प नहीं है, ठीक है। आगे एंजाइम ई जो है, ई एंजाइम को प्रदर्शित करता है। इस समूह का निर्माण, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण एक अल्पकालिक घटना है। ये बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, मध्यवर्ती अवस्थाएं होती हैं। आपको पता है
कि अभिक्रिया एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट यहाँ से शुरू हुई, तो इसके बीच में अब जितनी भी चीज़ें आएंगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर लास्ट में क्या बन जाएगा, एंजाइम के साथ प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो बीच की ये जितनी अवस्थाएं हैं इनको हम इंटरमीडिएट अवस्थाएं बोलते हैं, जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है और ये कम स्टेबल होती हैं, तो अल्पकाल के लिए होती हैं, बहुत छोटे टाइम के लिए मध्यवर्ती अवस्थाएं होती हैं। आगे, क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने की अवस्था में क्रियाधार की नई संरचना का निर्माण होता है, जिससे संक्रमण अवस्था संरचना कहते हैं। अब जो एंजाइम सबस्ट्रेट है वो जब जुड़ते हैं तो क्या बनती है, एक संक्रमण अवस्था बनती है, एक ट्रांजिशन फेज बनती है। ठीक है, जिसको नीचे एनसीईआरटी खुद एक डायग्राम में दिखाती है। जैसे यहाँ पे है सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है इतनी, देखो ये ग्राफ जो है एनर्जी के बीच में और सबस्ट्रेट के बीच में बनाया गया। सबस्ट्रेट मतलब क्रियाधार की दर, अभिक्रिया की दर के बीच में बनाया गया। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर के बीच में बनाया गया है। अब इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट की देखो ये पहले कुछ एनर्जी है इसके पास, ये इसके पास कुछ एनर्जी है, ठीक है, पहले से। अब अगर इस अभिक्रिया को आगे बढ़ना है, इससे प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट बनने से पहले अभिक्रिया को और ऊंचे एनर्जी के लेवल पे जाना होता है, जिसे हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन फेज। अब इस यही ट्रांजिशन फेज में क्या होता है, वही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, फिर बाद में इसके बाद धीरे धीरे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये सब यही संक्रमण अवस्थाएं ही तो हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये जो संक्रमण अवस्था होती है उसकी एनर्जी जो है क्रियाधार से ज़्यादा होती है। तो जितनी एनर्जी क्रियाधार को इस संक्रमण अवस्था तक जाने के लिए ज़रूरी होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये पूरी की पूरी एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। यहाँ से यहाँ तक की पूरी एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, ये याद रखना। ठीक है, ये ब्लैक कलर से बना रखी है, ये पूरी की पूरी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। सबस्ट्रेट से लेकर संक्रमण अवस्था तक की एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब एंजाइम क्या करता है, जब एंजाइम आता है तो एंजाइम अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, वो इसी सक्रियण ऊर्जा को, जो इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी, है ना, उसी को कम कर देता है। और कम करने का तरीका क्या होता है, अभिक्रिया को एक नया रास्ता, एक नया पथ प्रोवाइड कर देता है। और उस नए रास्ते में जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है। देख लो, ये सक्रियण ऊर्जा, अब इतनी ही सक्रियण ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है। कब, जब एंजाइम है तो एंजाइम युक्त सक्रियण ऊर्जा। और इससे पहले जब एंजाइम नहीं था तब सक्रियण ऊर्जा कितनी की जरूरत पड़ती थी, इतनी ज्यादा सक्रियण ऊर्जा की जरूरत पड़ती थी। तो ये बात ध्यान देना, एंजाइम अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाता है, तो सक्रियण ऊर्जा को कम करके, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। ठीक है, अब प्रोडक्ट बाद में बन जाता है, और जो प्रोडक्ट के एनर्जी का लेवल है, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट के एनर्जी का लेवल ये इतना सा ही है प्रोडक्ट के एनर्जी का लेवल। तो आपको दिख रहा है कि जो सबस्ट्रेट की एनर्जी है वो प्रोडक्ट के एनर्जी से ज़्यादा है। तो इसीलिए सबस्ट्रेट कम स्टेबल है और प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, तो ये पूरी एनर्जी, जो बीच की ये जो एनर्जी है वो बाहर निकलती है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण आपको दे रखा है एनसीईआरटी ने। तो ये ग्राफ अच्छे से याद रखना, ये ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है, किसके किसके बीच में बना है, तो विभव ऊर्जा और क्रियाधार की दर के बीच में, अभिक्रिया की दर के बीच में बना हुआ है। और अलग अलग स्टेजेज पे आप नाम याद रखना कहाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, ये उत्पाद है, यहाँ पे ये संक्रमण अवस्था है, और ये जो सक्रियण ऊर्जा है वो एंजाइम के बिना है, और ये सक्रियण ऊर्जा जो है वो एंजाइम के साथ है, ये ध्यान देना। ठीक है, तो ये ग्राफ पूरा का पूरा जो है सक्रियण ऊर्जा के बारे में समझाने की कोशिश करता है। आगे क्या लिखा हुआ है,
देखो तो सक्रियण संक्रमण अवस्था तक हम पहुंच चुके थे। एंजाइम से सबस्ट्रेट जुड़ता है और वो कहाँ जुड़ पहुंच जाता है, संक्रमण अवस्था तक। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद शीघ्र ही प्रत्याशित बंध के टूटने या बनने के उपरांत सक्रिय स्थल से उत्पाद अवमुक्त हो जाता है। अब जैसे ही एंजाइम से ये यहाँ पे जुड़ गया था कौन, सबस्ट्रेट, तो उसके पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, जिससे किसका निर्माण होने लगता है, प्रोडक्ट का निर्माण होने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर क्या होता है, एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। ये लिख रखा है एनसीईआरटी ने। आगे दूसरे शब्दों में क्रियाधार की संरचना उत्पाद की संरचना में रूपांतरित हो जाती है। मतलब जो क्रियाधार है वो उत्पाद में रूपांतरित हो जाता है। रूपांतरण का यह पथ तथा कथित संक्रमण अवस्था के द्वारा होता है। मतलब ये सब कुछ किससे जाता है, ट्रांजिशन फेज के जरिए होता है, संक्रमण अवस्था के जरिए होता है। अस्थाई क्रियाधार, अब क्रियाधार भी स्टेबल होता है, क्रियाधार भी वैसे स्टेबल है, दोनों की कंपेयर की जाए क्रियाधार की और प्रोडक्ट की तो दोनों स्टेबल है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल कौन है, ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। तो अस्थाई क्रियाधार उत्पाद के बीच में बहुत सारी रूपांतरित संरचनात्मक अवस्था पाई जाती है, जिसको हम ट्रांजिशन फेज या फिर मध्यवर्ती अवस्थाएं बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट फेज भी बोल सकते हैं। ये सारी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में बहुत सारी संक्रमण अवस्थाएं होती हैं, बहुत सारी मध्यवर्ती अवस्थाएं होती है, ये एनसीईआरटी बोल रही है। इस कथन का आशय यह है कि बनने वाले सभी मध्यवर्ती संरचनाएं या अवस्था अस्थायी होते हैं। जाहिर सी बात है अस्थायी होंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी का लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो कोई भी अगर एंजाइम से सबस्ट्रेट जोड़ रहा है तो पहले बीच में बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेज आती हैं। अब इस बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेज के बाद एंजाइम जो है प्रोडक्ट में बदलता है। तो बीच की जितनी स्टेज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, यही मध्यवर्ती अवस्था या फिर इंटरमीडिएट स्टेज बोलते हैं, जिनकी ऊर्जा का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए ये कम अस्थायी होती है। ठीक है, आगे स्थायित्व का संबंध अणु की ऊर्जा अवस्था या संरचना से जुड़ा हुआ है। स्थायी का संबंध बेसिकली किससे जुड़ा है, ऊर्जा से जुड़ा है। जिसकी ऊर्जा ज़्यादा वह कम अस्थायी, जिसकी ऊर्जा कम वो ज़्यादा स्थायी। ठीक है, यदि इसे चित्रात्मक रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो चित्र 9.4 को अनुरूपित होगा। तो ये जो डायग्राम है ये हम पहले ही देख चुके हैं। सबस्ट्रेट संक्रमण अवस्था के फलस्वरूप उत्पाद के अंदर बदल रहा है, तो सबस्ट्रेट की एनर्जी कम है, उत्पाद की भी एनर्जी कम है, तो ये दोनों स्टेबल हैं। पर दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, उत्पाद ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि क्रियाधार की एनर्जी तो इतना है पर उत्पाद की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इतना है। अब इन दोनों से भी कम स्टेबल कौन होता है, बीच की जो इंटरमीडिएट अवस्थाएं होती हैं वो इन दोनों से कम होती है, क्योंकि इनकी एनर्जी का लेवल देख सकते हो आप कितना ज़्यादा। ठीक है, आगे y अक्ष अंतर्निहित ऊर्जा अंश को व्यक्त करता है। तो y अक्ष जो है ये इस ग्राफ में y एक्सिस जो है ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो y एक्सिस किसको निरूपित कर रही है, ऊर्जा को, एनर्जी को, और x अक्ष जो है संरचनात्मक रूपांतरण की या वह अवस्था जिसका निर्माण मध्यवर्ती संरचना के द्वारा होता है की प्रगति को व्यक्त करती है। कह सकते हैं कि एंजाइम जो है, ये जो x एक्सिस जो है वो रिएक्शन के प्रोग्रेस को बता रहा है कि रिएक्शन कैसे प्रोग्रेस कर रही है, उसको बता रहा है। क्रियाधार से कब संक्रमण अवस्था बन रही है, देखो यहाँ क्रियाधार बन रहा है, यहाँ संक्रमण अवस्था बन रही है, यहाँ उत्पाद बन रहा है। तो जो एक्स है वो रिएक्शन की प्रोग्रेस को बता रहा है। दो चीजें ध्यान देने योग्य हैं कि क्रियाधार व उत्पाद के बीच ऊर्जा स्तर में अंतर। ठीक है, जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है, यदि उत्पाद क्रियाधार के नीचे स्तर का है तो अभिक्रिया उष्मा बाह्य ऊष्मीय होती है। अगर जो उत्पाद है उसकी एनर्जी क्रियाधार से क्या है, कम है। देख लो यहाँ पे क्रियाधार की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। क्रियाधार की एनर्जी इतनी है, ज़्यादा है, और उत्पाद की एनर्जी सिर्फ इतनी है, ये कम है। तो अगर उत्पाद की एनर्जी कम होगी और क्रियाधार की एनर्जी ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है अभिक्रिया के दौरान ये पूरी जो इतनी जो एनर्जी है ये क्या निकली होगी, बाहर निकली होगी। और इसीलिए ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस अवस्था में उत्पाद निर्माण हेतु ऊर्जा आपूर्ति या गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें उत्पाद बनाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बाहर से एनर्जी देने का मतलब अगर उसको टेम्परेचर बढ़ाना या गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर भी चाहे यह बाह्य ऊष्मी
या स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया या अंत ऊष्मीय या ऊर्जा आवश्यक अभिक्रिया हो। बाह्य ऊष्मीय अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस, खुद से होने वाली रिएक्शन, है ना, स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया, स्वतः होने वाली अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चाहे अभिक्रिया हो एक्सोथर्मिक और चाहे अभिक्रिया हो एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। तो अभिक्रिया चाहे हो एक्सोथर्मिक और चाहे हो एंडोथर्मिक, क्रियाधार को उच्च ऊर्जा अवस्था या संक्रमण अवस्था से गुजरना ही होता है। तो अगर अभिक्रिया ये उष्माक्षेपी भी होती, उष्माक्षेपी जिसमें क्या उष्मा शोषी होती, तब भी इसमें क्या होता, इसको ट्रांजिशन स्टेज से जाना ही जाना होता। कोई सी भी अभिक्रिया हो, क्रियाधार को यहाँ तक जाना ही होता है। तो अगर ये अभिक्रिया, मैं यहाँ पे तो उष्माक्षेपी का डायग्राम बना के दे रखा है, अगर उष्मा शोषी होती तो कैसा डायग्राम बनता? तो ये क्रियाधार एंजाइम की उपस्थिति में ऐसे ही जाता, पर उत्पाद जो है यहीं कहीं बन जाता, उत्पाद यहीं कहीं बन जाता। ठीक है, अगर एंजाइम के बिना देखें तो ये ऐसे जाता संक्रमण अवस्था तक, और उत्पाद जो है यहीं कहीं बन जाता। तो प्रोडक्ट यहाँ बन जाता और सबस्ट्रेट जो है यहाँ है, सबस्ट्रेट का एनर्जी का लेवल ये है। तो दोनों के बीच में देख लो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो इस अभिक्रिया में हमें बाहर से एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चाहे अभिक्रिया हो एक्सोथर्मिक चाहे हो एंडोथर्मिक, दोनों अभिक्रियाओं में संक्रमण अवस्था से तो गुजरना ही गुजरना होता है। बिना संक्रमण अवस्था से गुजरे हुए काम नहीं चल सकता। ठीक है, ये लिख रहे एनसीईआरटी। क्रियाधार व संक्रमण अवस्था के बीच औसत ऊर्जा के अंतर को हम सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जो ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की एनर्जी लेवल ये है और संक्रमण अवस्था की एनर्जी लेवल ये है। तो सबस्ट्रेट और संक्रमण अवस्था के बीच का जो एनर्जी का लेवल होता है, उसके अंतर को हम क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, एंजाइम ऊर्जा अवरोध को घटाकर क्रियाधार से उत्पाद के आसान रूपांतरण में सहयोग करता है। तो एंजाइम क्या करता है? इसी सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। तो यहाँ पे दो तरीके से अभिक्रिया दे रखी है, एक एंजाइम के बिना सक्रियण ऊर्जा दे रखी है जो इतना ज़्यादा है, और एंजाइम के साथ सक्रियण ऊर्जा कितनी है? इतनी सी है। तो एंजाइम इसी सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया के वेग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये सिंपल सी बात है। आगे वही सेम चीज़ लिखी हुई है, देखो क्या है। प्रत्येक एंजाइम के अणु में क्रियाधार बंधन स्थल सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट मिलता है, जो क्रियाधार से बंध कर सक्रिय एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र का निर्माण करता है। तो हर एक एंजाइम जो है उसके पास को क्या मिलती है? एक्टिव साइट मिलती है। वही सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट मतलब एक्टिव साइट मिलती है हर एक एंजाइम में। ठीक है, तो एक्टिव साइट से क्रियाधार जुड़ता है और क्या बना लेता है? एंजाइम क्रियाधार कॉम्प्लेक्स बना लेता है। यह सम्मिश्र अल्प अवधि का होता है, बहुत छोटे समय के लिए होता है, जो उत्पाद एवं अंतर परिवर्तित एंजाइम में विघटित हो जाता है। तो आगे क्या होता है? यही एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में बदल जाता है। तो पहले एंजाइम था, एंजाइम से सबस्ट्रेट जुड़ा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर ये इससे क्या बनता है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर क्या होता है? एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग बन हो जाता है। तो ये है। इसके पूर्व मध्यावस्था के रूप में एंजाइम प्रोडक्ट जटिल का निर्माण होता है। मतलब वही उत्पाद और एंजाइम के अलग होने के बीच में क्या बन रहा है? एनसीईआरटी लिख रही है, उत्पाद एवं अपरिवर्तित एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? अपरिवर्तित होता है, अनचेंज होता है। मैंने पूरी रिएक्शन में दिखाया कि पूरी रिएक्शन तो होती है, पर एंजाइम जैसा पहले था, यहाँ जैसा था, वहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसा है, हर जगह वैसा रहता है। तो उत्पाद और अपरिवर्तित एंजाइम है ना, उनके बीच में कौन सी स्टेज और एक आती है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स आता है। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया, देखो यहाँ पे एंजाइम से जब ये क्रियाधार जुड़ रहा है तो ये अभिक्रिया देखो रिवर्सिबल बना रखी है। ये रिवर्सिबल स्टेप होता है, मतलब ये पीछे भी जा सकती है, लेकिन जैसे ही एंजाइम से प्रोडक्ट बन गया तो ये इरिवर्सिबल होती है। आगे ये रिएक्शन आगे ही जाएगी, कभी पीछे नहीं आ सकती। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र का निर्माण उत्प्रेरण के लिए आवश्यक है। जाहिर सी बात है, एंजाइम जो है अपना पावर तभी दिखा पाएगा जब उससे सबस्ट्रेट जुड़ेगा। जब सबस्ट्रेट ही नहीं जुड़ेगा तो एंजाइम अपनी पावर, अपनी शक्ति कैसे दिखा सकता है? तो एंजाइम अगर अपक्रिया की स्पीड को बढ़ाना चाहता है, अपक्रिया के वेग को बढ़ाना चाहता है, तो इसके लिए एंजाइम को सबस्ट्रेट से जुड़ना ही पड़ेगा। ये बात लिखी है।
एंजाइम क्रिया के उत्प्रेरक चक्र को निम्न चरणों में व्यक्त किया जा सकता है। अब वही अभिक्रिया को निम्न चरणों में व्यक्त किया है। सर्वप्रथम क्रियाधार सक्रिय स्थल में व्यवस्थित होकर एंजाइम के सक्रिय स्थल में बन जाते हैं। तो सबसे पहले वही हुआ है कि एंजाइम जो है जो क्रियाधार है वो एक्टिव साइट में क्या हो जा रहा है, बाइंड हो जा रहा है। ये क्रियाधार जो है एंजाइम के एक्टिव साइट में आके, ये क्रियाधार एंजाइम के एक्टिव साइट में आके बाइंड हो जा रहा है, जिससे क्या बन जा रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, ये सिंपल सा इसका फॉर्मेशन हो जा रहा है। देखो, बदलने वाला क्रियाधार एंजाइम के आकार में इस प्रकार से बदलाव लाता है कि क्रियाधार एंजाइम से मजबूती से बन जाते हैं। ठीक है, तो जो क्रियाधार आता है वो एंजाइम में थोड़ा बहुत चेंज लाता है, जिससे एंजाइम और क्रियाधार जो है पूरी मजबूती के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, मजबूती के साथ जुड़ गए। एंजाइम का सक्रिय स्थल अब क्रियाधार के काफ़ी समीप होता है। मतलब ये जो एंजाइम का सक्रिय स्थल है, उससे जैसे ही ये कोई क्रियाधार आके जुड़ा, दोनों बहुत करीब होते हैं, एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्रियाधार के रासायनिक बंध टूट जाते हैं। क्रियाधार के जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटने लगते हैं और नए एंजाइम उत्पाद का निर्माण होता है और उत्पाद बनने लगते हैं। ठीक है, ये लिखा है आगे। एंजाइम नवनिर्मित उत्पाद को अवमुक्त कर देता है। अब जो नया प्रोडक्ट जो बन जाता है उसको एंजाइम क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। इस तरह एंजाइम क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, देख लो, एंजाइम जो है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना यहाँ पे, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और बाद में चल के एंजाइम ने क्या किया, इस प्रोडक्ट को अलग कर दिया और एंजाइम खुद क्या हो गया, फ्री हो गया, जिससे अब ये नए सबस्ट्रेट से, फिर से नए सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए तैयार हो गया, फिर से नए क्रियाधार से जुड़ने के लिए एंजाइम तैयार हो गया। तो प्रोडक्ट को मुक्त कर दिया और एंजाइम क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया और क्रियाधार के दूसरे अणु से बंधने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार पुनः उत्प्रेरक चक्र प्रारंभ होता है। फिर से वही क्रियाधार जुड़ेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वही एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम फ्री हो जाएगा, और ये साइकिल बार बार चलती रहती है। इस तरीके से एंजाइम अपनी अभिक्रिया को आगे बढ़ाता है। अब एंजाइम ये जो अभिक्रिया कर रहा है, वो अभिक्रिया किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है, आगे उसके बारे में पढ़ना है। तो एंजाइम क्रियाविधि, एंजाइमेटिक रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन कौन से कारक हैं जो एंजाइमेटिक अभिक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। तो जो कारक प्रोटीन की तृतीयक संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं, प्रोटीन की ये जो तृतीयक संरचना है, इसमें जो कारक परिवर्तन कर सकते हैं, वही एंजाइम की सक्रियता को भी प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि एंजाइम कुछ और नहीं, ये 3 डिग्री प्रोटीन ही तो है। जैसे कौन कौन से कारक हैं, वो तापमान है, पीएच है, ठीक है, ये सब कारक है। इसके अलावा क्या है, क्रियाधार की सांद्रता है। क्रियाधार के सांद्रता में परिवर्तन या किसी विशिष्ट रसायन का एंजाइम से बंधन उसकी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो 4 चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, तापमान और पीएच, इसके अलावा क्रियाधार की सांद्रता, जो सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन, और इसके अलावा आपको एक रसायन के बारे में पढ़ना है, केमिकल के बारे में पढ़ना है, जिसको हम इनहिबिटर बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो 4 चीज़ें होती हैं जो एंजाइम की अभिक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। तो तापमान और पीएच का प्रभाव एक जैसा होता है, तो इन दोनों को एनसीईआरटी एक साथ लिखती है। क्या है प्रभाव, देखो, तापमान के बारे में हमने पहले ही बताया कि जो उच्च तापमान होता है उस पे एंजाइम क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाता है। तो कहने का मतलब है, अगर तापमान, टेम्परेचर और एंजाइम के रिएक्शन के बीच, एंजाइम के बीच में ग्राफ बना जाए, है ना, एंजाइम की सक्रियता और तापमान के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए, ये है एंजाइम की सक्रियता और इधर क्या है, तापमान, इसके बीच में ग्राफ बनाया जाए, तो देखो ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर, अनुकूलतम तापमान, जिस पे एंजाइम की सक्रियता सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे मैक्सिमम सक्रिय है एंजाइम। अब इस टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर कम करोगे या ज़्यादा करोगे, किसी भी तरफ जाओ, तो ये एंजाइम की सक्रियता देखो, कम करने पर भी एंजाइम की सक्रियता कम हो रही है और टेम्परेचर बढ़ाने पर भी एंजाइम की सक्रियता कम हो रही है। तो दोनों कंडीशन में यही हो रहा है, और यही हम पीएच के भी कंडीशन में देखते हैं, है ना। अगर पीएच एक अनुकूलतम पीएच होता है एंजाइम के लिए, हर एक एंजाइम के लिए उसका अनुकूलतम पीएच अलग अलग होता है, ठीक है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग पीएच की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अलग अलग जगहों पे पीएच अलग अलग होता है। हमारे माउथ का पीएच 6.8 होता है, क्योंकि यहाँ पे टाइलिन पाया जाता है, वो 6.8 पे अच्छे से काम करता है। ऐसे ही हमारी स्टमक का पीएच 1.8 होता है, जहाँ पे ट्रिप्सिन पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है,
वो पेप्सिन 1.2 पीएच पे 1.8 पीएच पे बहुत अच्छे से काम करता है, तो उसका पीएच ऐसा होता है। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर जितने एंजाइम होते हैं वो बेसिक पीएच पे अच्छे से काम करते हैं, तो वहाँ बेसिक पीएच बनाया जाता है। तो ये हर एक एंजाइम के लिए अपना पीएच अलग अलग होता है। तो कोई एक फिक्स पीएच होता है जिसके ऊपर वो एंजाइम अच्छे से काम करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच। और ऐसे ही टेम्परेचर में क्या था, ऑप्टिमम टेम्परेचर था। अब इस ऑप्टिमम पीएच में या तो कम करो इससे या तो ज़्यादा करो, किसी भी तरीके का इसमें बदलाव करो, कम करो ज़्यादा करो। देखो एंजाइम की जो सक्रियता है वो कम हो रही है, तो ये ग्राफ में आपको ध्यान देना है। ऊपर वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, एंजाइम की सक्रियता, और एक्स एक्सिस पे जो है पीएच लिखा है और टेम्परेचर लिखा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है ग्राफ में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और थ्योरी पढ़ना शुरू करते हैं। थ्योरी में बिल्कुल वही बातें लिखी है जो हमने अभी पढ़ी है। अब एंजाइम सामान्यतः तापमान और पीएच के लघु परिसर में काम करता है, मतलब तापमान और पीएच के एक छोटे से रेंज में काम करता है ना, स्मॉल रेंज में काम करता है। प्रत्येक एंजाइम की अधिकतम क्रियाशीलता एक विशेष तापमान और विशेष पीएच पर होती है, जिसे हम इष्टतम तापमान और इष्टतम पीएच कहते हैं। कोई भी एंजाइम जो स्मॉल टेम्परेचर और पीएच के जो रेंज में काम करता है उनको हम क्या बोलते हैं, इष्टतम। इष्टतम मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर या पीएच, ठीक है। टेम्परेचर के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर बोल देंगे, पीएच के लिए ऑप्टिमम पीएच बोल देंगे। इसी के ऊपर वो अच्छे से काम करता है। अब क्या, इस इष्टतम मान के ऊपर जाने पर या तो टेम्परेचर इससे बढ़ा दो, पीएच इससे बढ़ा दो, या फिर नीचे होने पर या तो टेम्परेचर उससे कम कर दो या उससे बढ़ा दो, ठीक है। तो क्या होगा, एंजाइम की जो क्रियाशीलता होगी वो घट जाएगी। तो चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे पीएच बढ़ाओ, चाहे टेम्परेचर घटाओ चाहे पीएच घटाओ, देख रहे हो एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो रही है, कम हो रही है। एक ऑप्टिमम पीएच पे ही, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही अच्छे से काम करता है एंजाइम। उसके अलावा आप जरा सा दाएं बाएं हुए, इस ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच से आप जरा सा दाएं बाएं हुए तो एंजाइम की जो सक्रियता है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। वो उतना सक्रिय नहीं रहेगा जितना पहले था। निम्न तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करके सुरक्षित रखता है। लिख रही है एनसीईआरटी, जो लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर पे एंजाइम कैसा होता है, लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाता है, टेम्पररी कैसा हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। फिर जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर उसको मिलेगा, नॉर्मल टेम्परेचर या फिर कह सकते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, फिर से वो कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा पहले जैसा, ठीक है। जबकि उच्च तापमान पर एंजाइम की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। एंजाइम अपनी क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है, कौन से, हाई टेम्परेचर पे। तो हाई टेम्परेचर पे अलग हाल है। हाई टेम्परेचर पे जो एंजाइम की संरचना है वही खराब हो जाती है। एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन का बना है तो एंजाइम की स्ट्रक्चर ही डैमेज हो जाती है। तो पूरी तरीके से कहें तो एंजाइम ही डैमेज हो जाता है, किस पे, हाई टेम्परेचर पे। क्योंकि उच्च तापक्रम पर एंजाइम के प्रोटीन को विकृत कर देता है, ठीक है। उच्च तापमान क्या कर देता है, एंजाइम के प्रोटीन को, एंजाइम चूंकि एंजाइम किससे है, कैसा है, प्रोटीन ही है, तो ये प्रोटीन की जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो हाई टेम्परेचर पे खराब हो जाती है, तो इसीलिए एंजाइम भी खराब हो जाता है। बस सिंपल सा है। अब आगे अगला रीजन, क्रियाधार की सांद्रता। क्रियाधार की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ पहले तो एंजाइम की क्रिया या गति बढ़ती है, ठीक है। अब जैसे ही क्रियाधार की आप सांद्रता बढ़ाते रहोगे धीरे धीरे, देखो यहाँ पे अब क्रिया का वेग और ये क्रियाधार की सांद्रता, इसके बीच में ग्राफ बनाया हुआ, ये ग्राफ इन दोनों चीज़ों के बीच में बनाया है। अब क्रिया का वेग और क्रियाधार की सांद्रता, ठीक है, क्रियाधार की सांद्रता। अब जैसे जैसे तुम क्रियाधार की सांद्रता बढ़ा रहे हो, अब क्रिया का वेग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एक फिक्स लिमिट तक जाके जब सारे के सारे एंजाइम काम में आने लगेंगे, मान लो एंजाइम कितने थे, 10 थे, और तुमने स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट कितना लिया, एक ही लिया, तो एक सबस्ट्रेट आके एक एंजाइम से जुड़ जाएगा, अब क्रिया आगे बढ़ेगी। सबस्ट्रेट तुम बढ़ाते जा रहे हो, 1 से 2 कर रहे हो, 2 से 3 कर रहे हो, 3 से 4, 5, तो जितने एंजाइम है काम में आना शुरू हुए, अब क्रिया की वेग लगातार बढ़ रही है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होती जा रही है। अब जैसे ही अब क्रिया सारे तुमने 10 सबस्ट्रेट ले लिए, तो 10 के 10 एंजाइम काम में आने लगेंगे, सारे के सारे एंजाइम काम में आने लगे। इस अवस्था को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अब कोई एंजाइम फ्री नहीं है, तो इसके आगे तुम
कितने भी सबस्ट्रेट लेते जाओ, 20 लेते जाओ, 30 लेते जाओ, कुछ भी फर्क नहीं होने वाला। अभिक्रिया की वेग जो थी, अभिक्रिया का वेग जो पहले था वो उतना ही रहेगा। तो एक टाइम इंटरवल के बाद जब सारे एंजाइम यूज में आ जाते हैं तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है, जिसे हम संतृप्तता कहते हैं। तो यही इसी वेग को हम बोलते हैं क्या, अधिकतम वेग। अब यहाँ से एक डिफिनीशन आती है, वो डिफिनीशन कौन सी है, अधिकतम वेग को अगर हम आधा कर दें, अधिकतम वेग को अगर हम आधा कर दें तो ये है अधिकतम वेग। अगर इसका आधा कर दें, मान लो अधिकतम वेग है 20, ठीक है, तो ये 10 नंबर पे क्या होगा, अधिकतम वेग आधा होगा। तो ये आधा जो अधिकतम वेग होता है, जिसको हम लिखते हैं वी मैक्स बाई 2 से, इस अधिकतम वेग के आधा पर जो क्रियाधार की सांद्रता होती है उसको हम बोलते हैं के एम वैल्यू, के एम मान। तो के एम वैल्यू हमें कब मिलती है, याद रखना, के एम वैल्यू वह मान होता है जब अभिक्रिया का वेग अपने मैक्सिमम का, वी मैक्स का क्या होती है, आधा होती है, तब हमें के एम वैल्यू मिलता है। तो याद रखना, ये ग्राफ अच्छा ग्राफ है, साथ ही के एम वैल्यू की परिभाषा भी याद रखना। आगे, अभिक्रिया अंततोगत्वा सर्वोच्च गति को प्राप्त करने के बाद क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाने पर अग्रसर नहीं होती है। मतलब हम क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाते रहते हैं तो अभिक्रिया की वेग भी बढ़ती रहती है। लेकिन जब सारे एंजाइम काम में आ जाते हैं तो वहीं पे वी मैक्स हो जाता है और उसके बाद अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ता, चाहे आप कितना भी क्रियाधार बढ़ा लो। ऐसा इसलिए होता है कि एंजाइम के अणुओं की संख्या क्रियाधार के अणुओं से कहीं कम होती है। एंजाइम कम होता है, क्रियाधार ज़्यादा होता है, और इन अणुओं से एंजाइम के संतृप्त होने के बाद, मतलब एंजाइम सेचुरेट होने के बाद, हमने एग्जांपल के तौर पे लिया कि 10 एंजाइम थे टोटल। अब सबस्ट्रेट 10 होने के बाद, सबस्ट्रेट 10 के 10 जब एंजाइम से जुड़ जाएंगे तो उसके बाद सारे एंजाइम सेचुरेट हो गए, तो आगे अब क्रिया के वेग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो संतृप्तता के बाद एंजाइम का कोई भी अणु क्रियाधार के अतिरिक्त अणुओं से बंधन करने के लिए मुक्त नहीं बचता है। 10 एंजाइम थे, 10 सबस्ट्रेट होने के बाद अब कोई एंजाइम फ्री ही नहीं बचेगा, तो क्या करेगा, तो अब क्रिया के वेग उतना ही रहेगा, ठीक है, जितना पहले थी। तो वी मैक्स कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें हम पढ़ चुके। अब चौथे कारक की ओर बढ़ते हैं जो प्रभावित करता है, जो है संदमक या इनिबिशन, ठीक है, इनिबिटर के बारे में पढ़ना है। तो इनिबिटर जो अभिक्रिया के वेग को कम करता है, और इनिबिशन क्या है, वो प्रोसेस है जिससे अभिक्रिया का वेग कम होता है। तो इनिबिशन एक प्रोसेस है और इनिबिटर क्या है, एक कारक है जो अभिक्रिया के वेग को कम करता है। किसी भी एंजाइम की क्रियाशीलता विशिष्ट रसायनों की उपस्थिति में संवेदनशील होती है जो एंजाइम से बनते हैं। तो कोई भी ऐसा केमिकल जो एंजाइम से बन सकता है वो एंजाइम की क्रियाविधि को घटा या बढ़ा सकता है। जब रसायन का एंजाइम से बंधन के उपरांत इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है तो इस प्रक्रिया को हम संदमन कहते हैं, और वह रसायन जो इस अभिक्रिया को करता है ना, उसको हम संदमक कहते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर एंजाइम से जुड़कर उसकी क्रियाशीलता को बंद कर दे, समाप्त कर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको संदमक बोलेंगे, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, संदमन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आओ नोट्स से पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, इनिबिशन के बारे में, संदमन के बारे में हमें पढ़ना है। अब संदमन 2 तरीके से हो सकता है। जैसे एंजाइम ये मैंने बनाया, अब एंजाइम में 2 साइट होती हैं, एक होती है एक्टिव साइट और एक कौन सी साइट होती है, एक होती है एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। अगर एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उससे सबस्ट्रेट का आकार भी मैच करे, सबस्ट्रेट का शेप भी मैच करे और इनहिबिटर का भी शेप मैच करे, मतलब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर जो दोनों का शेप है वो सेम हो, लेकिन वो केमिकली अलग अलग होंगे। जाहिर सी बात है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं तो केमिकली अंदर से तो वो अलग हैं। सबस्ट्रेट अंदर से अलग है और इनहिबिटर, ये जो येलो कलर से मैंने बना रखा है, इनहिबिटर अलग है और सबस्ट्रेट जो है अलग है केमिकली, लेकिन उनका शेप क्या है, सेम है। तो शेप सेम होने की वजह से ये इनहिबिटर जो है एंजाइम के एक्टिव साइट से आके जुड़ने के लिए, एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए इस सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है। इसीलिए इस इनहिबिशन को हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का शेप सेम है। अब बाई चांस अगर इनहिबिटर अगर आके एक्टिव साइट से जुड़ गया यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इस तरीके से एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो आगे अभिक्रिया होगी ही नहीं, तो ये एंजाइम मुक्त नहीं रहेगा, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इनहिबिटर इस तरीके से काम करते हैं। तो ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन।
अब अगर इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को हमें कम करना होगा किसी तरीके से, तो हम क्या करेंगे? अब बताओ, दो चीज़ों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो हम जो है एक को जो है अपने स्तर को ऊंचा कर लेंगे। दो लोगों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो जिसको आपको बढ़ाना है उससे कहना होगा तुम मेहनत ज़्यादा करो, तुम अपने स्तर को ऊंचा करो। तो इनहिबिटर जितने भी थे मान लो, हम क्या करेंगे? सबस्ट्रेट के आकार, सबस्ट्रेट के नंबर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पहले इनहिबिटर मान लो 10 थे, इनहिबिटर हैं 10, ठीक है, और सबस्ट्रेट थे 100। तो बताओ 100 सबस्ट्रेट हैं और 10 इनहिबिटर हैं, तो जुड़ने का चांस कितना होगा सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट से? तो 1/10 चांस होगा कि ये एक्टिव साइट से जुड़ जाए। कौन? सबस्ट्रेट। तो 1/10 चांस होगा। लेकिन अगर लेकिन अगर सॉरी, इनहिबिटर का एंजाइम से जुड़ने का चांस कितना होगा? 1/10 होगा, ठीक है, क्योंकि जो सबस्ट्रेट है वो इनहिबिटर के कंपेयर में 10 गुना है। अब हमने क्या किया? सबस्ट्रेट के नंबर को 1000 कर दिया, जो कितना गुना हो गया? इनहिबिटर से 100 गुना हो गया। तो बताओ इस टाइम इनहिबिटर के जुड़ने की जो चांस होगा वो कितना हो जाएगा? 1/100, 1/100 हो जाएगा। मतलब 100 टाइम में सिर्फ एक ही बार इनहिबिटर जुड़ पाएगा, 99 टाइम तो सबस्ट्रेट ही जुड़ेगा। तो इस तरीके से हम सबस्ट्रेट की सांद्रता को बढ़ा के जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसको कम कर सकते हैं। तो कैसे कम कर सकते हैं? सबस्ट्रेट की सांद्रता को बढ़ा के, ठीक है। यहाँ पे हमने एंजाइम को सेम लिया है। अब एंजाइम सेम होगा तो इसका मतलब क्या है? एंजाइम सेम तो एक फिक्स सबस्ट्रेट यूज से जुड़ पाएंगे, है ना। जैसे एंजाइम 10 हैं तो उससे 10 ही सबस्ट्रेट जुड़ पाएंगे। जाहिर सी बात है, चाहे आप 100 सबस्ट्रेट लो चाहे 1000 सबस्ट्रेट लो। तो अब क्रिया का जो वी मैक्स होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में, वी मैक्स नहीं बदलता है। वी मैक्स पहले जैसा ही कांस्टेंट रहता है, अनचेंज्ड होता है ना, अपरिवर्तित रहता है। लेकिन के एम वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि के एम वैल्यू किसकी सांद्रता है? क्रियाधार की सांद्रता है। और हमने क्रियाधार की सांद्रता को बढ़ा दिया है। पहले 100 थे, अब हमने 1000 कर दिया है, तो के एम वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई है। के एम वैल्यू के बारे में मैंने क्या बताया? के एम वैल्यू क्या होती है? जिस पे क्रियाधार की जिस पे अभिक्रिया का वेग अपने अधिकतम का, अपने मैक्सिमम का आधा हो, वही क्या होती है? के एम वैल्यू होती है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में के एम वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जैसे एक हमारे क्रेब्स साइकिल में एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है सक्सिनेट, जो है इस रिएक्शन में फ्यूमरेट में बदलता है। तो सक्सिनेट फ्यूमरेट में बदलता है। सक्सिनेट यहाँ पे क्या है? सबस्ट्रेट है, और फ्यूमरेट क्या है? प्रोडक्ट है। अब एंजाइम कौन सा यहाँ पे काम में आता है? तो एंजाइम काम में आता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम काम में आता है। अब ये अभिक्रिया ऐसी ही होती रहेगी जब तक कि ये मेलोनेट ना आए। ये मेलोनेट जो है एक इनहिबिटर है जिसकी संरचना सक्सिनेट से मिलती जुलती है। तो अब ये जो है सक्सिनेट से कंपटीशन करेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट से जुड़ने के लिए। तो अगर मेलोनेट जुड़ गया सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट से तो आगे फ्यूमरेट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये है सब कुछ। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। आओ पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। देखो, जब संदमक अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से काफी समानता रखता है, दोनों की संरचना अगर समान होती है, दोनों का शेप अगर समान होता है, तो क्या होता है? एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता है, जिसे हम प्रतिस्पर्धात्मक संदमन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। संदमक की क्रियाधार से निकटतम संरचनात्मक समानता के फलस्वरूप यह क्रियाधार से एंजाइम के क्रियाधार बंधन स्थल से बंधते हुए प्रतिस्पर्धा करता है। मतलब दोनों का शेप समान होता है। जो एक्टिव साइट, इसीलिए जो एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट पे जुड़ने के लिए ये क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं, क्योंकि दोनों का शेप सेम है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो दोनों का शेप सेम है, तो दोनों का शेप सेम होने की वजह से ये इनहिबिटर और सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं। परिणाम स्वरूप क्रियाधार बंधन स्थल से बंध नहीं पाता है, जिससे जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट से जुड़ नहीं पाता है, और आगे क्या होगा? एंजाइम की क्रिया धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। अब इसका उदाहरण क्या दे रखा है? उदाहरण के लिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जिसका संदमन किसके द्वारा होता है? मेलोनेट के द्वारा होता है, जो संरचना में किससे मैच खाता है? क्रियाधार सक्सिनेट से मैच खाता है, सक्सिनेट से निकट समानता दर्शाता है, ठीक है। अब इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का अक्सर उपयोग कहाँ किया जाता है? जीवाणु जन्म रोगों, बैक्टीरियल पैथोजेंस के नियंत्रण में किया जाता है। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोगों से अगर हमें बचना होगा तो इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का वहाँ पे यूज़ किया जाता है।
तो एनसीईआरटी ने सिर्फ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को ही दे रखा है। आओ हम थोड़ा सा नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हमने पढ़ लिया। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है? अगर अगर जो इनिबिटर जो है उसका शेप किससे मैच कर जाए? एलोस्टेरिक साइड से मैच कर जाए। एंजाइम में एक्टिव साइड भी होती है और एलोस्टेरिक साइड भी होती है, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ पे आके जुड़ेगा? ये एलोस्टेरिक साइड पे जुड़ेगा। तो अभी के लिए तो एक्टिव साइड फ्री है, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट तो आके बाइंड हो सकता है, तो दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है। इनिबिटर और सबस्ट्रेट के अंदर कोई कंपटीशन नहीं है। अब मान के चलो ऐसा कि सबस्ट्रेट के जुड़ने से पहले ही, ये सबस्ट्रेट अभी जुड़ा ही नहीं है, उससे पहले ही ये इनिबिटर आके एलोस्टेरिक साइड पे जुड़ गया। ये इनिबिटर आके एलोस्टेरिक साइड पे जुड़ गया। अब ये जुड़ने के बाद क्या करता है? जो एक्टिव साइट होती है उसके शेप को चेंज कर देता है। इनिबिटर एक्टिव साइट के शेप को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट आके बाइंड होना तो चाहता है लेकिन वो बाइंड ही नहीं हो पाता। इस तरीके से एंजाइम की क्रियाविधि धीमी पड़ जाती है, एंजाइम की रिएक्शन धीमी पड़ जाती है। अब इस कंडीशन में जो है वी मैक्स जो है डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम ही खराब होने लगे हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट ही खराब होने लगी है। तो पहले 10 एंजाइम सही थे, तो अब 9 एंजाइम ही बचेंगे, फिर 8 एंजाइम बचेंगे, फिर 7 बचेंगे। ऐसे एंजाइम कम होते गए तो वी मैक्स कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ सबस्ट्रेट का की कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंजाइम ही खराब हो रहा है। तो यहाँ पे केम वैल्यू क्या होती है? अनचेंज होती है। तो दोनों में फर्क है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में एंजाइम खराब नहीं होता है तो उसका वी मैक्स सेम रहता है, पर सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ा के हम अब जो इनिबिशन है उसको कम कर सकते हैं, इसीलिए केम वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है। लेकिन जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है वहाँ पे एंजाइम खराब होने लगते हैं, इसी वजह से वी मैक्स तो कम हो जाता है, पर केम वैल्यू के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केम वैल्यू फिक्स रहती है, पहले जैसी ही रहती है। तो ये हमने कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बारे में पढ़ लिया। आगे एनसीईआरटी जो है एंजाइम्स का वर्गीकरण दे रखी है। क्या है ये? हजारों एंजाइम्स की खोज, विलगन व अध्ययन किया जा चुका है। हजारों तरीके के एंजाइम को खोजा जा चुका है, उनको अलग किया जा चुका है और उनकी स्टडी किया जा चुका है। अब एंजाइम द्वारा विभिन्न अभिक्रिया के उत्प्रेरण के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है। एंजाइम जिस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है उस हिसाब से एंजाइम का नाम पड़ा हुआ है। एंजाइम को 6 वर्गों में, एंजाइम को 6 क्लासेस में बांटा गया है, और प्रत्येक क्लास को, एंजाइम को 6 क्लास में बांटा गया है, 6 क्लास में, और हर क्लास को जो है 4 से 13 सब क्लास में बांटा गया है। ठीक है, 4 से 13 सब उप वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसका नामकरण 4 अंकीय संख्या पर आधारित है। ये एंजाइम का नोमेनक्लेचर है जो 4 अंक की संख्या के ऊपर आधारित है। जैसे हम 12th क्लास में पढ़ते हैं इको R1। ठीक है, ये 4 अंक की संख्या है। देखो पहला ई जो है, इस्चेरेशिया कोलाई से ये एंजाइम निकाला गया है, तो इस्चेरेशिया कोलाई का जो जेनेरिक नेम होता है वो है ई, वहाँ से लिया गया ई। अब उसका जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है वहाँ से लेके आ गया CO, कोलाई है ना, कोलाई से क्या लेके आ गया? CO। और ये R जो है जिससे उसको स्टेन किया जाता है उसको निरूपित करता है, और ये फर्स्ट जो है वो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को बताता है। तो किसी भी एंजाइम का नोमेनक्लेचर जो है 4 अंकीय संख्या के ऊपर आधारित होता है, और उसके लास्ट में एक रोमन नंबर लिखा रहता है जो ये बताता है कि उस बैक्टीरिया से ये कितने नंबर पे आइसोलेट किया गया है। तो ये बात सिंपल सी को ध्यान देनी है। यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, आप 12th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसके नोमेनक्लेचर को। बस मैंने बता दिया कि कैसे इनका नाम पड़ता है। आगे अब इन 6 क्लासेस के बारे में आपको जानना है, तो इनकी एक ट्रिक है जानने की। जैसे एक ट्रिक ये है कि आपका कोई दोस्त है, आप उस दोस्त के वो आपके घर पे आया हुआ है, आप लोग देर तक बातें किए, चाय पिए, नाश्ता किए, सब कुछ किए, उसके बाद तुम्हारा दोस्त घर से जाने लगा तुम्हारे। फिर तुम्हें पता चला कि यार तुम्हारा दोस्त तो अपनी मोबाइल अपने घर पे ही भूल गया, तुम्हारे घर पे ही भूल गया। तो तुम जो है उसको मोबाइल देने के लिए बाहर निकलोगे, चल के मैं उसको मोबाइल दे आता हूँ। फिर रास्ते में तुम्हारा दोस्त जब जा रहा होता है तो उसको भी याद आता है, यार मैं तो मोबाइल भूल ही गया, क्योंकि हर आदमी इस टाइम मोबाइल का आदी हो चुका है, उसकी आदत हो चुकी है मोबाइल। तो मोबाइल चेक करता है तो है नहीं, तो उसको याद आता है कि यार मैं तो अपने दोस्त के घर पे भूल गया, तो वो भी वापस आता है। अब क्या होता है, मुलाकात दोनों की कहाँ पे होती है? जैसे ही तुम घर का गेट खोलते हो वैसे ही तुम्हारा दोस्त सामने होता है, दोनों लोग एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, और जो तुम जो है अपने दोस्त को मोबाइल देते हुए कहते हो, ओ तुम हो, मतलब सरप्राइज हो जाते हो, ओ तुम हो, लो इसे लो। तो मैंने क्या बोला? ओ तुम हो।
ओ तुम हो, लो, इसे लो, इसे लो। तो ये है एंजाइम के 6 क्लास को याद करने की ट्रिक। ओ तुम हो, लो, इसे लो। अब ओ से क्या होता है? ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर इसको डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजिनेज भी बोल सकते हैं इसको। अब ये क्या करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, ये रेडॉक्स अभिक्रियाओं में काम में आते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रियाओं में काम में आते हैं। देखो एंजाइम जो दो क्रियाधारों, एक क्रियाधार है एस और एक क्रियाधार है एस वन के बीच ऑक्सी अपचयन मतलब वही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को उत्प्रेरित करते हैं। जैसे क्या हुआ, जो एस है ये इसका क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, और जो एस1 है उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो एक का ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे का रिडक्शन हुआ, तो ऐसे एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अगला एंजाइम है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज नाम से ही पता चल रहा है कुछ ट्रांसफर कर रहा होगा। क्या ट्रांसफर कर रहा होगा, देखो एंजाइम क्रियाधार के एक जोड़े है ना, क्रियाधार के एक जोड़े एस और एस डैश के बीच एक समूह को स्थानांतरित करने को उत्प्रेरित करता है, और वो समूह हाइड्रोजन को छोड़ के कोई और हो सकता है। जैसे क्या है, एक सबस्ट्रेट एस है और एक सबस्ट्रेट है एस1। अब एस सबस्ट्रेट से क्या जुड़ा है, ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एस से जो है कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, एस से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, एस1 क्या है, अकेला है। ठीक है, आगे क्या हो रहा है कि इस एंजाइम ने इस ग्रुप को, इस जी ग्रुप को ट्रांसफर करके किसके पास भेज दिया, एस1 के पास भेज दिया। तो क्या हो जाएगा, एस अलग हो जाएगा और एस1 और जी बन जाएगा। तो इस तरीके से एंजाइम ने किसी ग्रुप को ट्रांसफर किया, पर ये ग्रुप सब कुछ हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन नहीं हो सकता, हाइड्रोजन नहीं हो सकता। आगे हाइड्रोलिसिस, एंजाइम एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन, कार्बन हैलाइड या फिर फास्फोरस नाइट्रोजन बंधों का जल अपघटन करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन करने वाले, हाइड्रोलाइसिस करने वाले एंजाइम क्या होते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। और ये हमारे डाइजेस्टिव जूस में के अंदर पाए जाते हैं, और हम जो भी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब का क्या करते हैं, डाइजेशन करने के काम में आते हैं। तो हाइड्रोलिसिस जो है जल अपघटन करने वाले एंजाइम है, और ये अलग अलग बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। जैसे जैसे कौन कौन से बॉन्ड, जैसे प्रोटीन को अगर तोड़ना होगा, प्रोटीन, अब सबको पता है प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। तो प्रोटीन से अगर एमिनो एसिड इनको बनाना होगा, जैसे कोई सी भी एंजाइम लिख लो, पेप्सिन, तो ये क्या करेगी, प्रोटीन के जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनको तोड़ेगी और इस तरीके से एमिनो एसिड बनेगा। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट में अगर पॉलीसेकेराइड है, जैसे हमने स्टार्च खा लिया, तो स्टार्च से अगर क्या बनाना होगा, ग्लूकोज बनाना होगा, तो इसके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ना होगा, और इसको तोड़ने के लिए कौन काम में आता है, कोई सा भी एंजाइम है ना, टाइलिन काम में आ जाता है, टाइलिन काम में आ जाता है। ठीक है, तो कोई सा भी एंजाइम काम में आ जाता है। तो ये सब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आगे लाइजेज, जल अपघटन के अतिरिक्त, हाइड्रोलाइसिस के अतिरिक्त, मतलब जल अपघटन करने वाले को तो हम हाइड्रोलाइसिस बोल देंगे, तो उसके अतिरिक्त विधि द्वारा एंजाइम क्रियाधारों से समूह के अलग होने को उत्प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विबंधों का निर्माण होता है। मतलब अगर हाइड्रोलाइसिस ना हो, उसके अलावा कोई और प्रोसेस हो और पुराने बंध टूट के नए बंध बने, तो उसको हम बोलते हैं लाइसिस। अब देखो इस लाइसिस का एग्जाम्पल क्या है, जैसे 2 कार्बन है, एक कार्बन पे एक्स ग्रुप लगा है, दूसरे कार्बन पे वाई ग्रुप लगा है। अब ये एंजाइम क्या कर रहा है, इन एक्स और वाई वाले बॉन्डों को तोड़ रहा है, इन बॉन्डों को तोड़ रहा है, इनको तोड़ रहा है, और ये कार्बन और कार्बन के बीच में इसको तो तोड़ रहा है और इस वाले बंध को बना रहा है। तो इससे क्या होगा, एक्स और वाई आपस में जुड़ जाएंगे, एक्स और वाई आपस में जुड़ गए, और ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। तो ऐसा एंजाइम जो डबल बॉन्ड बनवाता हो वो क्या होते हैं, लाइजेज होते हैं, लाइजेज होते हैं, ये याद रखना है। तो एक एक ट्रिक है ना, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज। जो किसी ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं हाइड्रोजन के अलावा, वो क्या होते हैं, ट्रांसफरेज। और जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, वो क्या होते हैं, हाइड्रोलिसिस। और जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कराते हैं वो क्या होते हैं, लाइजेज। अब देखो एक दो बचे, एक है आइसोमेरेजेज। आइसोमेरेजेज नाम से ही पता चल रहा है, जो आइसोमेरिज्म एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में बदलते होंगे वही होते हैं आइसोमेरेजेज। क्या लिख रखा है, वे सभी एंजाइम जो
ज्यामितिक और स्थिति समायोजों को अंतर रूपांतरण को उत्प्रेरित करते हैं। प्रकाशिक मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और पोजीशन आइसोमेरिज्म स्थिति समायोजता। अगर इनके बीच में अंतर रूपांतरण मतलब ऑप्टिकल को ज्योमेट्रिकल में बदल रहा हो, ज्योमेट्रिकल को पोजिशनल में बदल रहा हो, अगर इन समायोजों के अंतर रूपांतरण को एक दूसरे में बदलने को उत्प्रेरित कर रहा है तो ऐसे ही एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरेसिस बोलते हैं। लास्ट है टाइप लाइगेजेस का। लाइगेजेस क्या होते हैं, ये जोड़ने वाले एंजाइम होते हैं, ज्वाइन करने वाले, ज्वाइनिंग एंजाइम होते हैं। एंजाइम जो दो यौगिकों का आपस में जुड़ने को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे एंजाइम जो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन बंधों के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक बात याद रखना है, जो दो यौगिकों को जोड़ने में मदद करते हैं उनको हम बोलते हैं लाइगेजेस। और इसका फेमस एग्जांपल आपको याद रखना है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज किसको जोड़ने के काम में आता है, दो डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ता है। एक डीएनए ये रहा, दूसरा डीएनए ये रहा, इन दोनों को जोड़ के एक बड़ा सा डीएनए बना देता है। तो ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो वेक्टर होता है उसके साथ जो डिजायर्ड जीन होती है उसको जोड़ने में कौन काम में आता है, डीएनए लाइगेज काम में आता है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए को जोड़ता है। अब एंजाइम के लास्ट हिस्सा वो है कोफैक्टर। हमें पढ़ना है कोफैक्टर के बारे में। तो आओ कोफैक्टर की हल्की फुल्की जानकारी ले लेते हैं, फिर कोफैक्टर के बारे में रीडिंग लगाते हैं। तो कोफैक्टर क्या होता है, देखो ज़्यादातर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अब इस एंजाइम के साथ, ठीक है, कोई अगर नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ जाए, ठीक है, तो उसी नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं कोफैक्टर। जैसे नीचे मैंने दिखा रखा है, ये एंजाइम जो मैं बनाता चला आ रहा हूँ, इसके साथ मैंने जोड़ दिया कोफैक्टर। अब एंजाइम कैसा होता है, प्रोटीनियस पार्ट होता है, और कोफैक्टर कैसा होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो जो एंजाइम होता है उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम बोलेंगे। तो प्रोटीनियस पार्ट को बोलेंगे एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीनियस पार्ट को बोलेंगे कोफैक्टर। अब एंजाइम से, एपो एंजाइम से जब कोफैक्टर जुड़ता है तो बन जाता है होलो एंजाइम। और ये PYQ आ चुका है एक बार, ठीक है, ध्यान देना इसके ऊपर। तो एंजाइम से हमने कोफैक्टर को जोड़ दिया और इस तरीके से बन गया होलो एंजाइम। एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर क्या होता है, होलो एंजाइम होता है, ये बात याद रखना। अब ये कोफैक्टर दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं और ऑर्गेनिक हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक में मेटल आयन हो सकता है, ठीक है, और ऑर्गेनिक में प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है और कोएंजाइम हो सकता है। तो ये दो तरीके के हो सकते हैं। आओ पढ़ना शुरू करते हैं, बाकी आगे की चीज़ें फिर देखेंगे। देखो, एंजाइम एक या अनेक बहुपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। मतलब एंजाइम एक पॉलीपेप्टाइड होता है, बेसिकली एंजाइम एक प्रोटीन होता है, यही बात लिख रही है। फिर भी कुछ स्थितियों में इतर प्रोटीन अवयव, नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, सहकारक कहते हैं, एंजाइम से बंधकर उसे उत्प्रेरक सक्रिय बनाते हैं। ठीक है, तो एंजाइम ज़्यादातर क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं जैसे कि कोफैक्टर, वो एंजाइम से जुड़ते हैं और एंजाइम को और ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं, और ज़्यादा सक्रिय कर देते हैं। इन उदाहरणों में एंजाइम के केवल प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। जो एंजाइम का प्रोटीन भाग होता है उसको मैंने क्या बोला, वो होता है एपो एंजाइम। एंजाइम का प्रोटीन भाग क्या है, एपो एंजाइम है। ठीक है, कोफैक्टर जुड़ के क्या बन जाएगा, होलो एंजाइम बन जाएगा। ठीक है, तो एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को हम बोलते हैं एपो एंजाइम। अब सहकारक तीन प्रकार के हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक समूह, स एंजाइम, कोफैक्टर और मेटल आयन। ठीक है, को एंजाइम। तो एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, और एक क्या होता है, को एंजाइम, और एक होता है मेटल आयन। ये तीन हो सकते हैं। मैंने कहा कोफैक्टर को दो तरीके से मैंने बांटा, एक ऑर्गेनिक हो सकता है और इनऑर्गेनिक हो सकता है। इनऑर्गेनिक में एक ही मेटल आयन, ठीक है, इनऑर्गेनिक में मेटल आयन, और ऑर्गेनिक में प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। तो मेटल आयन इनऑर्गेनिक होता है और प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम दोनों ऑर्गेनिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ो। देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में लिखा हुआ है, आओ प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा है, प्रोस्थेटिक समूह कार्बनिक यौगिक होते हैं। देखो लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं,
और यह अन्य सहकारकों से इस रूप में भिन्न होते हैं कि एपो एंजाइम से दृढ़ता से बंधे हुए होते हैं। ये एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा टाइटली बाउंड। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो एंजाइम से बहुत टाइटली बंधे हुए होते हैं, दृढ़ता से बंधे हुए होते हैं। अगर इन एपो एंजाइम को एंजाइम से हटा दिया जाता है तो ये इतना दृढ़ता से बंधे हुए होते हैं कि एंजाइम ही खराब हो जाता है, एंजाइम खराब हो जाता है। उदाहरण स्वरूप एंजाइम पेरोक्सीडेज और कैटेलेज, दो एंजाइम के नाम लिखे हैं, पेरोक्सीडेज और कैटेलेज। इनकी ये काम क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन और पानी में तोड़ते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाता है, हिम प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाता है, जो एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ा होता है। तो मैंने नोट्स में दे रखा है, देख लो। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, दो एंजाइम है, एक पेरोक्सीडेज है और एक कैटेलेज है। इनको पानी और ऑक्सीजन में तोड़ रहे हैं, वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ रहे हैं। अब इन पेरोक्सीडेज और कैटेलेज के लिए को फैक्टर का काम कौन करता है, तो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जिसका नाम है हिम प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो ये इन पेरोक्सीडेज और कैटेलेज के साथ जुड़ते हैं और इसके जो एंजाइम की जो क्रियाशीलता है उसको और ज़्यादा इनहेंस कर देते हैं और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये हमने प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में पढ़ा। आगे आगे हम पढ़ेंगे को एंजाइम के बारे में। को एंजाइम भी ऑर्गेनिक होते हैं, मैंने ऑर्गेनिक में दो बताया, प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम। और इनका संबंध एपो एंजाइम से अस्थायी होता है। ये एपो एंजाइम से जो है ढीले ढाले रूप से बंधे होते हैं, अस्थायी रूप से बंधे होते हैं, और सिर्फ कब बनते हैं, जब उत्प्रेरक के दौरान ही बनते हैं। तो मैंने यहाँ दिखा रखा है, देखो, जो को एंजाइम होता है वो लूजली बाइंड होता है, और कब बाइंड होता है, सिर्फ उत्प्रेरण के टाइम ये बाइंड होता है। जब एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है सिर्फ उसी टाइम बाइंड होता है और बाकी टाइम हट जाता है। तो इसके बाइंड होने से या हटने से एंजाइम के ऊपर, ठीक है, एंजाइम की संरचना खराब नहीं होती। पर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप था वो टाइटली बाउंडेड होता है, इसीलिए जब वो एंजाइम से हटता है तो एंजाइम ही खराब हो जाता है। तो एंजाइम से वो हटता नहीं है, टाइटली बाउंडेड होता है। अब सह एंजाइम, वो एंजाइम जो है विभिन्न एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं में सहकारक के रूप में कार्य करते हैं, कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं। अनेक सह एंजाइम का मुख्य रासायनिक अवयव विटामिन होता है। ठीक है, ज़्यादातर कोएंजाइम क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। जैसे यहाँ पे नाम लिखा है कोएंजाइम, कौन कौन से कोएंजाइम, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NAD का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, NAD का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, निकोटिनेमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD। और एक होता है निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और लास्ट में फॉस्फेट, तो ये क्या होगा, NADP होगा, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, नियासिन। ये नियासिन से जुड़े होते हैं। ठीक है, नियासिन, विटामिन नियासिन। तो मैंने यहाँ दिखा रखा है, जो NAD है और NADP है वो विटामिन नियासिन से जुड़े हुए होते हैं। ये है, ज़्यादातर जो कोएंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, एंजाइमेटिक विटामिन के ही डेरिवेटिव होते हैं, बस सिंपल सा। अब तीसरे नंबर पे बारी आती है मेटल आयन की, जो कैसा होता है, इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, कई एंजाइम की क्रियाशीलता हेतु धातु आयन की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए हमें मेटल आयन की ज़रूरत पड़ती है, जो सक्रिय स्थल पर पार्श्व श्रृंखलाओं से समन्वय बंध बनाते हैं। समन्वय बंध का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, दूसरा उपसंयोजक बंध, उपसंयोजक बंध। हम केमिकल बॉन्डिंग में इस बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं कि उपसंयोजक बंध क्या होता है। ठीक है, तो जो मेटल आयन होता है वो एंजाइम से किससे जुड़ा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो एंजाइम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है और उसी समय एक या अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा, एक या अधिक समन्वय बंध द्वारा क्रियाधारों से जुड़ा होता है। तो इसका डायग्राम मैंने बना के दे रखा है, देखो ये एक एंजाइम है और एंजाइम के साथ ये देखो Zn+2 मैंने बना रखा है। यहाँ पे मैंने क्या बना रखा है, देखो Zn+2 बना रखा है, जो क्या है, एक मेटल आयन है, मेटल आयन है। अब ये मेटल आयन किससे जुड़ा है, एंजाइम से जुड़ा है। किस बॉन्ड से जुड़ा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा है। और साथ ही साथ देखो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से, है ना, ब्लू कलर से मैंने सबस्ट्रेट भी बना रखा है। देखो सबस्ट्रेट भी बना रखा है,
यहाँ पे ब्लू कलर से सबस्ट्रेट भी बना रखा है। तो ये एक ही टाइम पे एंजाइम से भी जुड़ा होता है और सबस्ट्रेट से भी जुड़ा होता है। और किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो हिंदी में नाम याद रखना समन्वय बंध, उपसंयोजक बंध, या फिर इंग्लिश में नाम याद रखो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, सिंपल सा। एग्जाम्पल क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम। इस एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, से जिंक एक सहकारक के रूप में जुड़ा होता है। तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। तो मैंने इस एंजाइम का नाम यहाँ पे लिख दिया कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और इससे जिंक जो है एक मेटल आयन के रूप में, कोफैक्टर के रूप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज प्रोटीन को तोड़ के एमिनो एसिड बनाता है। आगे, एंजाइम से यदि सहकारक को अलग कर दिया जाए तो उसकी उत्प्रेरण क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि एंजाइम की उत्प्रेरक क्रियाशीलता हेतु ये निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। अगर हमने एंजाइम से इन कोफैक्टर को अलग कर दिया तो एंजाइम की जो क्रियाशीलता है, जो एक्टिविटी है, वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए ये बात तय है कि एंजाइम की जो क्रियाशीलता है उसके लिए ये कोफैक्टर एक निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था पूरा का पूरा बायोमोलिक्यूल चैप्टर। मैंने 3 अलग अलग वीडियो में इसको पढ़ाया है। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिलती है, एनसीईआरटी अगर अच्छे से समझ में आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर इस पीडीएफ की आपको लिंक चाहिए तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।